नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। की दूरी को और कम कर लेगा। एक ही दिनचर्या को कुछ बार दोहराने से शेन्यान्सी के मन में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अधिक से अधिक अनुकूल भावनाएं विकसित होंगी। जब समय सही था तो वह शेन्यान्सी के साथ लंबे समय तक रहने का बहाना ढूंढ सकता था और फिर वह पहले अवसर पर सपनों का फूल पा सकता था। हालांकि जैसे ही फेंग जुआन के दिमाग की बातें दूर हो रही थी, शेन्यान्सी की प्रतिक्रिया ने उसे मौके पर ही स्तब्ध कर दिया। क्या यह इतना गंभीर है? फिर मैं नहीं पूछूंगा। फेंग जुआन, नहीं लड़की, तुम्हारा मददगार दिल कहाँ है? टिकटॉक पर 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में क्या आपको वास्तव में सामाजिक जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है? हत्या के प्रयास जैसे जघन्य कृत्य के लिए आपको इसे उजागर करने का विचार भी नहीं आता। शेन्यान्सी ने फेंग हुआन के निराश चेहरे को देखा। उसने ऊपरी तौर पर तो कुछ नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंस रही थी। हालांकि ठीक इसी समय एक फोन कॉल आया। शेन्यान्सी ने नंबर पर नजर डाली और देखा कि यह उसके पिता थे, जो ओवरटाइम काम करने के कारण लगभग एक सप्ताह से घर नहीं आए थे। बिना ज्यादा सोचे उसने फोन उठाया और जवाब दिया। अगले ही पल दूसरी ओर से अपरिचित आवाज के कारण शेन्यान्सी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने फेंग हुआन की ओर देखा, जो अजीब तरह से अपने फोन से खेल रहा था, और आश्चर्यचकित दृष्टि से कहा, मेरे पिता काम पर थकावट से गिर गए थे, तो कृपया आपको उन्हें बचाना होगा। उन्हें कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। मैं अभी आ रही हूँ। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पर्याप्त पैसे लाऊंगा, कोई भी राशि ठीक है। बीप बीप बीप। कॉल जल्द ही समाप्त हो गई। शेन्यान्सी ने फेंग हुआन की ओर देखा और कहा, मेरे पिताजी काम पर थकावट से गिर गए, मुझे अस्पताल जाना होगा। यदि आपके लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है तो अभी घर पर ही रहें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। शुरू से अंत तक फेंग हुआन को जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे भाव भी दिखाए जैसे उन्हें इसकी उम्मीद थी। आखिरकार प्रलय के दिन में किसी ने कभी नहीं सुना था कि मेडिकल सन के पिता कौन थे। संभवतः सर्वनाश से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब जब वह काम पर अचानक गिर गया था तो यह कोई बड़ी बात नहीं लग सकती थी, लेकिन फेंग हुआन को लगा कि शायद उसे बचाया नहीं जा सकेगा। डॉट 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 15 अध्याय 15 एक स्मार्ट और अच्छा इंसान। शेन्यान्सी एक छोटा बैग लेकर जल्दी में अपने घर से निकल गई। आवासीय परिसर छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसके चेहरे पर चिंता की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई। उसकी जगह एक शांति ने ले ली जो उसकी उम्र को झुठला रही थी। अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद वह सीधे सड़क के किनारे धूम्रपान कर रहे एक आदमी की ओर बड़ी और उदासीनता से कहा, रास्ता दिखाओ। मिस शेन वास्तव में प्रभावशाली है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यंग मास्टर ने विशेष रूप से आपसे मिलने का अनुरोध किया था। उस आदमी ने कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर खड़ा हुआ और सड़क के किनारे एक जीर्ण सेंटाना का दरवाजा खोला। कृपया। शेन्यान्सी ने एक गहरी सांस ली और कार में बैठ गई। आधे घंटे बाद कार धीरे धीरे जिनफेंग बिल्डिंग में चली गई। ये देखकर शेन्यान्सी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। ये वास्तव में चेन परिवार है। कार चला रहे व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, मिस शेन को पता था कि फेंग हुआन ने हमारे चेन परिवार को नाराज कर दिया है, फिर भी आपने उसे अंदर ले जाने की हिम्मत की। मैंने इसका अंदाजा आज दोपहर को ही लगाया था और अपना नाम साफ करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी आपका कॉल आया। वह थोड़ी नाराज लग रही थी। वह आदमी बातचीत जारी रखने का इरादा न रखते हुए मुस्कुराया। अग्रिम पंक्ति के निगरानी कर्मी के रूप में वह निश्चित रूप से शेन्यान्सी की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे और इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि वह किस तरह की राक्षस थी। अनुभव ने उसे बताया कि ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय उसे वही करना चाहिए जो करना आवश्यक है और अनावश्यक बातचीत से बचना चाहिए, अन्यथा उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये देखकर शेन्यान्सी केवल अंदर ही अंदर आह भर सकती थी और अपनी छोटी छोटी योजनाओं को टाल सकती थी। डॉट 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 युवा मास्टर, उसे यहाँ लाया गया है। शीर्ष मंजिल पर कार्यालय में किंजू ने संदेश प्राप्त कर उसे याद दिलाया। उसे सीधे ऊपर ले आओ, उसे सीधे ऊपर ले आओ। क्या वह किंजू चिचके? आखिरकार शेन्यान्सी ने खुद को बहुत राक्षसी दिखाया था। कोई नहीं जानता था कि उसके पास कौन से तुरुप के पत्ते या तरीके हैं। उसे सीधे चेनिये के पास लाते हुए उसे डर था कि कुछ गलत हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी राक्षसी है, अंततः वह सिर्फ एक कमजोर महिला है। क्या वह वास्तव में मुझे यहाँ खा सकती है? इसके अलावा क्या सिस्टर जू यहाँ नहीं है? चेनिये ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, अभी वह समय नहीं आया था जब वायरस पूरी तरह से खत्म हो गया था और बड़े पैमाने पर म्यूटेंट सामने आ गए थे। कोई भी व्यक्ति कितना भी राक्षसी क्यों न हो, फिर भी वह सामान्य लोगों की श्रेणी में ही था। जब तक वह एक सामान्य व्यक्ति थी, वह संभवतः यहाँ जिनफेंग बिल्डिंग में उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये सुनकर किंजू ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत जाने के लिए उठ गया। एक क्षण बाद वह शेन्यान्सी को वापस ले आए। जैसे ही उसने उसे देखा, चेनिये की आंखों के सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। शेन्यान्सी एक धनी परिवार से हैं, उनका IQ बेहद उच्च है। 22 साल की उम्र से पहले उन्होंने कम से कम 5 डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। डूम्सडे आने के बाद यात्रा करते समय उन्हें गलती से सपनों का फूल मिल गया और एक शक्तिशाली अलौकिक क्षमता जागृत हो गई। तब से वह सर्वनाश में तेजी से बढ़ी। अपनी अलौकिक क्षमता और भयानक ताकत के साथ संयुक्त अपने शक्तिशाली चिकित्सा कौशल पर भरोसा करते हुए उन्होंने जल्दी ही अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया और उन्हें मेडिकल के रूप में सम्मानित किया गया। संत, भले ही उसने लंबे समय तक दुनिया के अंधेरे पक्ष को देखा था, फिर भी उसने अपने दिल में रोशनी बरकरार रखी। मरते हुए लोगों को बचाने और घायलों को ठीक करने के लिए सर्वनाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी इच्छा खंडहरों पर व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। आशा के अनुसार चेनिये की निगाहें संकुचित हो गईं। फेंग शुआन एक ऐसा व्यक्ति था जो बड़े उद्देश्य के साथ काम करता था। जब वह डूम्सडे के आने से पहले शेन्यान्सी के पक्ष में रहने के लिए कीमती समय बर्बाद करने को तैयार था, चेनिये ने अनुमान लगाया कि यह शेन्यान्सी शायद सरल नहीं थी। वह या तो डूम्सडे के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी या सपनों के फूल से संबंधित कोई व्यक्ति थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह दोनों थी। इसके अलावा सिस्टम प्रॉम्प्ट का बाद वाला भाग काफी दिलचस्प लगा। इसने उसके प्रतिभावान बाहरी स्वरूप के पीछे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर भी इशारा किया, एक प्रतिभाशाली अच्छा इंसान। हालांकि चेनिये को जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि शेन्यान्सी जैसे विशेष व्यक्ति ने सिस्टम के भाग्य के बच्चे के संकेत को ट्रिगर नहीं किया, जिसका अर्थ है कि उसे भाग्य के बच्चे के रूप में नहीं गिना जाता था, बल्कि सिर्फ एक स्पष्ट और सरल प्रतिभा के रूप में गिना जाता था। किसी जीनियस की क्षमता नियति के उन बच्चों से बदतर नहीं होती। वास्तव में इस समय शेन्यान्सी के लिए उसकी क्षमता फेंग हुआन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। यदि वह होती जिसका पुनर्जन्म हुआ होता और उसके पास नायक का प्रभामंडल होता, तो सिस्टम के मिशन को पूरा करने में चेनिये के लिए कठिनाई फेंग हुआन जैसे बेवकूफ से निपटने के लिए पूरी तरह से अतुलनीय होती। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि नियति के बच्चे के पास बेहद असाधारण भाग्य था। उदाहरण के लिए, यदि चेनिये ने सिस्टम की हत्या की संभावना की उपेक्षा की होती और शुरू से ही किसी को फेंग हुआन को मारने के लिए मजबूर किया होता, तो न केवल वह उसे मारने में असफल होता, बल्कि यह संभवतः उसके लिए एक वरदान में बदल जाता। लेकिन अगर चेनिये अब शेन्यान्सी को मारना चाहते तो कोई सस्पेंस नहीं होता, चाहे वह कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। पूर्ण शक्ति के तहत उसे केवल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके विचार दौड़ते गए, उसने चश्मा पहने हुए छोटी सुंदर लड़की को देखा और मुस्कुराया। मिस शेन, आपने यहाँ तक आने के लिए कड़ी मेहनत की है।
शेन यान्सी ने भावहीन होकर कहा, मेरे पिता आपके हाथों में है, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ना उन। इसके अलावा मुझे पहले से यह कहना होगा कि फेंग हुआन का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसे बचाना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी से बाहर था और उसे अपने पास रखना व्यक्तिगत हित से बाहर था। बेशक ये जानने के बाद कि यह आपका चैन परिवार उसे निशाना बना रहा है, मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह अब मेरे घर पर है, आप उसे मार सकते हैं या उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उसकी स्पष्टवादिता ने वास्तव में चेन्ई को थोड़ा असहज महसूस कराया, लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद उन्हें लगा कि इसमें कोई समस्या नहीं है। आखिरकार चेन्ई उतना क्रोधी युवा फैंग जुआन नहीं था, यह संभव था कि वह उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानता था। अगर वह चेन्ई के सामने दौड़ती और बुरी होने का नाटक करती तो यह वास्तव में बेवकूफी होती। स्पष्टवादी होना बेहतर था। मिस शेन इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रही हैं। आपके पिता तियानहाई और यहाँ तक कि पूरे जिया देश में एक शीर्ष स्तरीय डॉक्टर हैं। इस महत्वपूर्ण समय में वह एक हॉट कमोडिटी है। हमारा उनके साथ कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं है। हमने बस उन्हें हमारे चेन परिवार के अस्पताल में आने और काम करने के लिए बेहतर नियम और शर्तों की पेशकश की है। चेन्ई शांति से मुस्कुराए, फिर सोफे की ओर इशारा किया, कृपया बैठिए। चेन्ई के रवैये ने तुरंत शेन यान्सी को राहत की सांस दी। स्मार्ट लोगों के बीच संचार कभी कभी इस तरह होता है, बहुत सी बातें जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती। जब तक कोई रवैया दिखाया जाता है वह किसी के अर्थ और उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। चेन्ई अब जो रवैया दिखा रहा था उसका स्पष्ट मतलब था कि वह उसके या उसके पिता के साथ कुछ नहीं करेगा। निस्संदेह वह इतनी नादान नहीं होगी कि यह सोचे कि यह सब खत्म हो गया। जान को खतरा तो नहीं था, लेकिन उनके लिए परेशानी खड़ी करने के बाद बच निकलना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। थोड़ी देर बैठने के बाद ये देखने पर कि चेन्ई का किसी भी शर्त का उल्लेख करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय वह अपने फोन को देख रहा था, शेन यान्सी मदद नहीं कर सका, लेकिन पहले बोला, युवा मास्टर चेन, यदि आपका कोई उद्देश्य है तो इसे सीधे क्यों न कहें। उद्देश्यों के बारे में बात करना थोड़ा औपचारिक है। चेन्ई ने अपना फोन रख दिया और कहा, मिस शेन ने फेंग हुआन को बचाया, जिससे हमारे चेन परिवार को भारी नुकसान हुआ। गलत काम करने के बाद आपको कुछ कीमत चुकानी होगी। मैंने आपका बायोडेटा पढ़ा है और मैं व्यक्तिगत रूप से मिस शेन की क्षमताओं की बहुत सराहना करता हूँ। ऐसा ही होता है कि वर्तमान स्थिति जटिल है और हमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। मिस शेन की क्षमता के साथ क्या घर पर रहना और हर दिन लाइव स्ट्रीम करना प्रतिभा की बर्बादी नहीं होगी। कार्यालय में प्रवेश करने के बाद से तनावग्रस्त उस छोटे से चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट दिखाई दी और उसने अपना छोटा चश्मा ऊपर उठाया। युवा मास्टर चेन का मतलब है कि मैं आपके लिए काम करूँ। आपने मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए मेरे पिता को हिरासत में लिया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं द्वेष रखूंगा और फिर आपके खिलाफ हो जाऊंगा और आपको परेशान करूंगा। मिस शेन ने गलत समझा है। डॉक्टर शेन के दिल में बहुत प्यार है और वह जीवन बचाने के लिए समर्पित हैं। विशेष क्राउन वायरस पर हमारे चेन परिवार के शोध को देखने के बाद उन्होंने स्वेच्छा से हमारी प्रयोगशाला में शामिल होने का अनुरोध किया और डूम्सडे को आने से रोकने के लिए विशेष क्राउन वायरस के लिए एक टीका विकसित करने के लिए चेन परिवार के संसाधनों का उपयोग करना चाहते थे। चेन्ई ने अपने हाथ फैलाए और मासूमियत से कहा, वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम उसे हिरासत में लेना चाहते हैं, वह है जो अब छोड़ना नहीं चाहता है। शेन यान्सी की निगाहें संकुचित हो गईं और उसने तुरंत मुख्य बिंदु को समझ लिया। अचानक खड़ी हो गई और बोली, आपका मतलब सिर्फ इतना था कि विशेष क्राउन वायरस के कारण प्रलय का दिन आएगा। 16 इस युवा मास्टर को एक योग्य महिला सचिव की आवश्यकता है। शेन यान्सी एक प्रसिद्ध डॉक्टर के वंशज थे। उसके पिता हाल ही में इस विशेष क्राउन वायरस के कारण बेहोश हो गए थे और ये देखते हुए कि वह स्वयं एक प्रतिभाशाली थी, उसे बहुत व्यापक सूचना चैनल वाला माना जा सकता है। हालांकि विशेष क्राउन वायरस के बारे में उनकी समझ ये जानने तक ही सीमित थी कि यह एक अत्यधिक संक्रामक वायरस था। उनके विचार में इस चीज के बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि अब तक इसके सभी ट्रांसमिशन चैनलों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया था, जिससे इसे बचाव करना असंभव हो गया था। जहां तक इस वायरस से संक्रमित होने के परिणामों की बात है, वह जो जानती थी वह बुखार और सिर दर्द जैसे सर्दी के लक्षणों तक ही सीमित थी। इसलिए उसने हमेशा इस चीज को एक गंभीर फ्लू के रूप में ही लिया था और शुरू से अंत तक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उन मामलों के लिए जहां लोग बहुत पहले वायरस से संक्रमित थे और अंततः बुखार और सिर दर्द से पीड़ित होने के बाद राक्षस जैसी लाश में बदल गए थे, जानकारी लंबे समय से बंद कर दी गई थी। वर्तमान में पूरे जिया साम्राज्य में केवल 4 महान परिवारों और अधिकारियों को ही इन मामलों के बारे में पता था। यहाँ तक कि जो परिवार जैसे बड़े टाइकून को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि फेंग हुआन की चेतावनी से पहले प्रलय का दिन आ रहा था, इसलिए शेन यान्सी को पता चलने की संभावना भी कम थी। अब जब उसे अचानक इसके बारे में पता चला तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से हिल गया और उसके लिए इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया। वास्तव में अन्यथा मिस शेन को ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ इतने सारे सशस्त्र कर्मी हैं? अभी अंदर आने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता से यह असंभव है कि आपको कोई सुराग नजर न आया हो, ठीक है। शेन यान्सी का दिल डूब गया। जिंगफिंग बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद उसे वास्तव में ये संदेह हुआ। हालांकि आसपास की सड़कों पर हमेशा की तरह हलचल थी। सड़कों के आसपास की इमारतें विभिन्न रक्षात्मक किलेबंदी और गोलाबारी की स्थिति से भरी हुई थी। हालांकि उन्हें कुछ हद तक छिपा दिया गया था और आम लोग नहीं बता सकते थे, वे उसकी आंखों को धोखा नहीं दे सकते थे। जिंगफिंग बिल्डिंग और भी अधिक अतिरंजित थी। सुरक्षा संभवतः अधिकांश सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों की तुलना में अधिक सख्त थी। मोटे तौर पर देखने के बाद उसने अनुमान लगाया कि अंदर तैनात सशस्त्र कर्मियों की संख्या संभवतः 4 अंकों से कम नहीं होगी। शांतिकाल में इसकी कल्पना करना कठिन था। वह पहले इसका पता नहीं लगा सकी, इसलिए उसने चुपचाप इसे नोट कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन्ई अब उसका भ्रम दूर कर देगी। विशेष क्राउन वायरस, वास्तव में यह क्या है? शेन यान्सी ने एक पल की चुप्पी के बाद पूछा। उसने यह नहीं पूछा कि यह सच है या झूठ। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने हाल ही में जो देखा और सुना था उसे याद करते हुए चेन्ई द्वारा प्रकट की गई जानकारी के साथ मिलकर उसके लिए यह निर्धारित करना आसान था कि यह सच था। ठीक है, इसमें हमारे कुछ मुख्य रहस्य शामिल हैं। चेन्ई परेशान दिख रहे थे। बेशक इसका मतलब यह था कि वह ऐसी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति को बताने के लिए तैयार नहीं था। आपकी मुझसे क्या कराने की इच्छा है? मुझे चीजों में मदद के लिए एक सचिव की आवश्यकता होती है और मुझे लगता है कि मिस शेन बहुत उपयुक्त हैं। शेन यान्सी इस अनुरोध से आश्चर्यचकित नहीं हुए और पूछते रहे, अवधि के बारे में क्या? यहाँ तक कि जेल में भी सजा होती है, इसके लिए एक समय सीमा होनी चाहिए, है ना? 3 साल तक चीजों को संभालने में मेरी मदद करो और 3 साल के बाद तुम आने और जाने के लिए स्वतंत्र हो। चेन्ई मुस्कुराए, लेकिन मुझे संदेह है कि तब तक आप निश्चित रूप से छोड़ना नहीं चाहेंगे। 3 साल ठीक है, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको मेरे पिता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और मैं आपके लिए पूरे दिल से काम करूंगा। शेन यान्सी ने वाक्य के उत्तरार्ध पर कोई टिप्पणी नहीं की, साथ ही अपना अनुरोध भी रखा। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते। चेन्ई ने पास से टैबलेट उठाया और विशेष क्राउन वायरस के बारे में एक शीर्षगुप्त फाइल पाई। अपने लिए देख लो। शेन यान्सी ने तेजी से फाइल पलटी। हालांकि इसमें बड़ी मात्रा में तकनीकी शब्दजाल शामिल थे, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से उसे परेशान नहीं कर सका। जल्द ही उसने इस जटिल फाइल को पढ़ना समाप्त कर दिया जो किसी के विश्व दृष्टिकोण को चकनाचूर कर सकती थी। जब उसने धीरे से गोली नीचे रखी तो उसके दिल का सदमा भी कम नहीं हुआ था। ये देखकर चेन्ई ने असहाय होकर कहा, आपने भी इसे देखा है? विशेष क्राउन वायरस बेहद विचित्र है। इसके फैलने के बाद आप या तो मर जाते हैं या कुछ ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो वर्तमान वैज्ञानिक समझ से अधिक है। पहले वाले की संभावना बाद वाले की तुलना में लगभग 10 गुना है। दूसरे शब्दों में, एक बार संक्रमित होने पर जीवित रहने की संभावना 10 में से 1 भी नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अभी तक इस वायरस के सभी ट्रांसमिशन चैनलों का पूरी तरह से पता नहीं लगाया है। डॉक्टर शेन अब व्यक्तिगत रूप से खुद को इस पर शोध करने में लगा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा जोखिम है। कोई नहीं जानता कि वह संक्रमित होगी या नहीं, इसलिए मैं उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता।
एक और बात थी जो चेन ये ने नहीं कही। शेन यान्सी के पिता की तो बात ही छोड़िए, वह अपने पिता की सुरक्षा की गारंटी भी नहीं दे सके। वास्तव में अगर सिस्टम ने कुछ दिन पहले उसे वायरस प्रतिरक्षा संविधान नहीं दिया होता तो वह खुद भी निश्चित नहीं होता कि वह वायरस के प्रकोप से बच पाएगा या नहीं। चेन परिवार के भीतर उन्होंने उत्तराधिकार के क्रम की भी पहले से व्यवस्था कर ली थी। एक बार जब चेन परिवार के वर्तमान मुखिया यानी चेन ये के पिता संक्रमित हो गए और जीवित नहीं रहे तो चेन ये परिवार के मुखिया का पद संभालेंगे। और यदि चेन ये भी संक्रमित था तो विरासत का अधिकार उसके चाचा को स्थानांतरित हो जाएगा। यदि चाचा मर गया तो यह चाचा के बेटे उसके चचेरे भाई को मिलेगा। उत्तराधिकार सूची पहले ही 30 लोगों से आगे निर्धारित की जा चुकी थी। अपने सभी अंडे एक टोकरी में न रखने के लिए सूची में शामिल लोगों को अब देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों में भी वितरित किया गया था। सभी अपनी अपनी सेना तैयार कर रहे थे जो किसी भी समय परिवार की सत्ता संभालने के लिए तैयार थे। मैं समझता हूँ यह उसकी अपनी पसंद है। अगर कोई दुर्घटना होती है तो मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता। शेन यान्सी ने आह भरी। तो चलिए स्थिति बदलते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के शोध में यथासंभव सहयोग करें। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। चेन परिवार वर्तमान आदेश का लाभार्थी है और हम भी नहीं चाहते कि मौजूदा आदेश रह जाए। अज्ञात जोखिम बहुत बड़े होंगे। चेन ये ने सहमति में सिर हिलाया। शेन यान्सी को नहीं लगा कि उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत है और उसने कहा, फिर यंग मास्टर चेन नहीं, ये सही नहीं है। मुझे अब आपको बॉस कहना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि बॉस के पास अब क्या निर्देश हैं। निर्देश? चेन ये मुस्कुराए। घर जाओ और फेंग शुआन को फंसाए रखना जारी रखो। तुम्हारे संबंध में उसके कुछ गुप्त उद्देश्य होने चाहिए। उसके उद्देश्य का पता लगाने का एक तरीका खोजें। अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे मूर्ख से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक मैं तुम्हारे घर के पास गुप्त रूप से उस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजूंगा। तुम्हें सुरक्षा के मुद्दों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कुछ सामान्य पता चलता है तो भी वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे मैं आपको एक अनुस्मारक दे सकता हूँ। यदि वह पूछता है या जानता है कि क्या आपने हाल ही में मौज मस्ती के लिए बाहर जाने की कोई योजना बनाई है तो बस उसे न बताएं। बाद में वह निश्चित रूप से आपको कहीं जाने के लिए खुले तौर पर या गुप्त रूप से मनाने की कोशिश करेगा। ये जगह महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप उससे यह बात जान लेंगे तो आपको बाकी चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिस्टम प्रॉम्प्ट ने कहा कि उसे मौज मस्ती के दौरान संयोग से स्वप्न का फूल मिल गया, लेकिन उसने सटीक स्थान निर्दिष्ट नहीं किया। शेन यान्सी फेंग हुआन की तरह पुनर्जन्मित व्यक्ति नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं थी। उसके लिए यह जानना असंभव था कि स्वप्न का फूल अभी कहाँ दिखाई देगा। हालांकि फेंग हुआन शायद जानता था। चेन ये ने अनुमान लगाया कि फेंग जुआन को शायद विशिष्ट स्थान नहीं पता था, केवल एक सामान्य दिशा थी। यही कारण है कि वह शेन यान्सी के चारों ओर घूम रहा था, इस उम्मीद में कि किसी बिंदु पर उसे सपने के फूल का सामना करना पड़ेगा ताकि वह उसे छीनने के अवसर का लाभ उठा सके। चेन ये फेंग हुआन से अलग थे, उसे विशिष्ट स्थान जानने की आवश्यकता नहीं थी। अपने परिवार की शक्ति के साथ उसे केवल सामान्य स्थान निर्धारित करने की आवश्यकता थी और वह इसे सीधे सील कर सकता था और धीरे धीरे खोज सकता था। और अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि शेन यान्सी से अधिक उपयुक्त कोई नहीं था। 17 अध्याय 17 प्रत्येक का अपना गुप्त उद्देश्य है। क्या मेरे लिए उसका स्थान पता कर लेना ही पर्याप्त है? क्या कोई समय सीमा है? क्या विधि पर कोई प्रतिबंध है? शेन यान्सी ने अपना चश्मा ऊपर किया। नहीं, जो चाहो करो, जब तक ये 10 दिनों के भीतर पूरा हो जाता है, ये ठीक है। चेन ये ने उदासीनता से कहा, आप जैसी प्रतिभावान व्यक्ति के लिए जिसके पास अपने विचार हैं, मैं हमेशा आपको वही करने देने के लिए तैयार हूं जो आप उचित समझें। बेशक यदि आप चीजों को गड़बड़ करते हैं तो निश्चित रूप से सजा मिलेगी। मैं समझता हूँ। क्या कुछ और है? नहीं, जब तक आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं मैं आपसे एक बात का वादा कर सकता हूँ, बेशक यह मेरी क्षमता के भीतर होना चाहिए। चेन ये ने अपना हाथ लहराया। जाओ, मुझे पता है कि तुम अपने पिता के बारे में चिंतित हो। कोई तुम्हें बाद में उनसे मिलने ले जाएगा ताकि तुम निश्चिंत हो सको। कोई जरूरत नहीं है, उसे अपने मामलों पर ध्यान केंद्रित करने दो। शेन यान्सी ने अपना सिर हिलाया और कहा। आने से पहले वह चिंतित थी कि यह फेंग हुआन को बचाने के लिए चेन परिवार द्वारा उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की एक रणनीति थी। अब जब उसने पुष्टि कर दी थी कि चेन ये उसे बदला लेने के लिए यहाँ नहीं लाया था बल्कि उसके अन्य उद्देश्य थे, तो उसे स्वाभाविक रूप से अपने पिता की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने उसे देखा या नहीं, ये वास्तव में उदासीनता का विषय था। चूंकि वह पहले से ही चेन परिवार की नाव पर थी, इसलिए वह चेन ये द्वारा सौंपे गए कार्य को जल्दी से पूरा कर सकती थी, इस नाव पर अपनी स्थिति बढ़ा सकती थी और भविष्य में अपने लिए चीजों को आसान बना सकती थी। शेन यान्सी के चले जाने के बाद किंजुए, जो पूरे समय चेन ये के साथ थी, मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछ बैठी, यंग मास्टर क्या वह इसे पूरा कर सकती है? ऐसा नहीं था कि वह शेन यान्सी को तुच्छ समझती थी, बात सिर्फ इतनी थी कि चेन ये ने जो कार्य दिया था वह थोड़ा कठिन था। और कठिनाई फेंग जुबान से शब्द निकालने में नहीं थी, बल्कि चेन ये जिस स्थान को चाहते थे उसके संबंध में बहुत कम सुराग थे। सिर्फ इसलिए कि शेन यान्सी ने संकेत दिया कि वह कहीं नहीं जा रही है, फेंग हुआन ने उसे जाने का आग्रह किया। उसे क्यों जाना चाहिए, उस स्थान की क्या विशेषताएं थी, या फेंग शुआन का उसे वहां जाने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। वह कुछ भी नहीं जानती थी। भले ही उसने फेंग हुआन से इस स्थान को प्राप्त करने के लिए चेन ये द्वारा सुझाई गई विधि का उपयोग किया हो, लेकिन यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि यह असली है या नकली। इसके अलावा इस मामले में सबसे विचित्र बात यह थी कि जबकि चेन ये के लिए यह जानना सामान्य था कि फेंग हुआन के पास शेन यान्सी पर डिजाइन थे, उसे यह क्यों पता था कि फेंग हुआन शेन यान्सी को एक विशिष्ट स्थान पर जाना चाहता था, और वह इतना निश्चित क्यों था कि फेंग हुआन उसे जाने के लिए आग्रह करेगा। ये बेतुका था। क्या ये सचमुच पूर्व विज्ञान हो सकता है? और क्या होगा यदि फेंग शुआन का ऐसा कोई इरादा न हो? और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि इस तरह के कार्य का सामना करने पर शेन यान्सी वास्तव में बिना दोबारा सोचे सहमत हो गए थे, यहाँ तक कि अधिक जानकारी भी नहीं मांगी थी। किंजू मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे संदेह था कि उसका कार्य पूरा करने का कोई इरादा नहीं था और वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। वह निश्चित रूप से कर सकती है। चेन ये मुस्कुराई और अधिक कहने का इरादा नहीं रखती थी। ये दूसरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन शेन यान्सी जो मनोविज्ञान में कुशल थे के लिए यह वास्तव में कठिन नहीं था। अपनी क्षमताओं के साथ एक स्पष्ट उद्देश्य दिए जाने पर उसे केवल उसे थोड़ा मार्गदर्शन करने की जरूरत थी, फिर उसके शब्दों और अभिव्यक्तियों का निरीक्षण करना था, और वह फेंग हुआन से सब कुछ उगलवा सकती थी। आखिरकार यह कोई अदालती सुनवाई नहीं थी जहां हर चीज के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती हो। जब तक वह अपने शब्दों को व्यक्त करती, इसे सफलता के रूप में गिना जाता। जो निकाला गया वह सच था या झूठ, इसका निर्णय शेन यान्सी निश्चित रूप से कर सकते थे। क्या ऐसा है? किंजू ने थोड़ा सा भौहें से कुड़ी, लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा। चूंकि यंग मास्टर ने ऐसा कहा, यह सही ही होगा। ... आप वापस आ गए। आपके पिता कैसे हैं? जैसे ही शेन यान्सी घर लौटी, फेंग हुआन ने चिंतित भाव से पूछा। वह ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बहुत थके हुए हैं। कुछ दिन आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएंगे। अस्पताल ने उनके स्वस्थ होने के लिए जगह तैयार कर दी है, इसलिए शायद उन्हें कुछ दिनों तक वहीं रहना होगा। शेन यान्सी ने राहत की सांस ली, फिर अपने हाथ में थैला फेंग हुआन को सौंप दिया। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? ठीक है, मैं आपके लिए नीचे से कुछ बंस लाया था। मैं कुछ चीजें पैक करने के लिए वापस आया। मुझे अपने पिता की थोड़ी देखभाल करने के लिए अस्पताल जाना है, और मैं शायद अगले कुछ दिनों तक घर नहीं आऊंगा। ये जगह बहुत सुरक्षित है। अगर आप कुछ देर के लिए यहाँ लेटने का इरादा रखते हैं तो आपके दुश्मन आपको नहीं ढूंढ पाएंगे। जहाँ तक खाने पीने की बात है, पड़ोसी 1 दशक से अधिक समय से यहाँ हैं और बाहरी लोग बहुत कम हैं। अगर आप केवल पास के रेस्तरां या सुविधा स्टोर में जाते हैं तो आपके दुश्मन शायद आपको नहीं पहचान पाएंगे। ये सुनकर फेंग हुआन तुरंत चिंतित हो गया और अवचेतन रूप से कहा, आप अपने पिता की देखभाल करने जा रहे हैं? कब तक?
शेन यान्सी, जो अपना सामान पैक कर रही थी, रुकी और उसे आश्चर्यचकित होकर देखा। फेंग हुआन को तुरंत एहसास हुआ कि उनके शब्द थोड़े अनुचित थे और उन्होंने तुरंत अपना सुर बदल दिया। वास्तव में आपके पिता की स्थिति क्या है? क्या उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता है? शेन यान्सी ने फिर अपना सिर हिलाया। स्थिति गंभीर नहीं है, लेकिन लंबे समय की थकावट ने उनकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया है और उन्हें कुछ समय के लिए स्वस्थ होने की जरूरत है। लेकिन मेरे पिता काफी जिद्दी हैं, अगर मैं उन्हें देखने नहीं जाता तो शायद वो जागते ही काम पर वापस चले जाएंगे। मैं देख रहा हूँ। फेंग हुआन की आंखें चमक उठी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ समय के लिए अस्पताल में रहना होगा? लगभग कितना समय लगेगा? हमारे पारंपरिक चीनी चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार जीवन शक्ति को इस तरह की क्षति के लिए लंबे समय तक पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता होती है, कम से कम 10 दिन से आधे महीने तक, शायद 1 या 2 महीने। अगर यह देखो, यह विशिष्ट स्थिति पर निर्भर करता है, शेन यान्सी ने सीधे चेहरे के साथ कहा। बावजूद इसके वह डॉक्टर थी, इसलिए अंतिम फैसला उसका ही था। इतनी देर, क्या इस स्थिति में उसे घर पर आराम नहीं करना चाहिए? क्या अस्पताल का माहौल बहुत शोर शराबा वाला नहीं है और वास्तव में ठीक होने के लिए हानिकारक नहीं है? फेंग शुआन ने चिंता से पूछा। यह मामला नहीं है। अस्पताल द्वारा व्यवस्थित स्वास्थ्य लाभ कक्ष काफी शांत है, साथ ही वहाँ विभिन्न सुविधाएं घर की तुलना में अधिक पूर्ण और अधिक सुविधाजनक हैं। शेन यान्सी ने अपना सामान पैक करते हुए उत्तर दिया। न तो उसके लहजे और न ही उसकी अभिव्यक्ति में थोड़ी सी भी खामी दिखाई दी। ये सुनकर फेंग हुआन का दिल डूब गया। वह स्थान जहां स्वप्न का फूल प्रकट होगा, यहाँ से निकट नहीं था। ये तियानहाई के दक्षिणी उपनगरों में एक पाक दर्शनीय क्षेत्र में था। यह उस स्थान से कम 20 किलोमीटर दूर था जहां शेन यान्सी वर्तमान में रहती थी, और उस अस्पताल से भी दूर था जहां उसके पिता काम करते थे। सामान्य परिस्थितियों में जब तक उसने बाहर घूमने की योजना न बनाई हो, वह वहां कभी नहीं जाती थी। और इस आधार पर कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें देखभाल की जरूरत थी, फेंग हुआन को यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि शेन यान्सी निश्चित रूप से बाहर जाकर खेलने के मूड में नहीं होगी। वह इस बारे में स्पष्ट नहीं था कि स्वप्न का फूल कब प्रकट होगा। कुछ ने कहा कि यह क़यामत के दिन से पहले था, दूसरों ने कहा कि यह क़यामत के उतरने के ठीक बाद था। अब क़यामत का दिन पूरी तरह से उतरने में लगभग आधा महीना ही बचा था। दूसरे शब्दों में, सबसे अच्छी स्थिति में शेन यान्सी को लगभग आधे महीने तक अस्पताल में रहना होगा और वह प्रलय का दिन आने पर ही घर लौटेगी। यदि स्वप्न के फूल के प्रकट होने का समय प्रलय के दिन से पहले होता तो संभवतः वह इसे चूक जाती। फेंग जुआन को यकीन नहीं था कि यह उसके पुनर्जन्म के कारण हुआ तिथि प्रभाव था, जिसके कारण शेन यान्सी इस बार सपने का फूल प्राप्त करने में असमर्थ था, या यदि सपने का फूल प्रकट होने का समय प्रलय के दिन के बाद था और शेन यान्सी अंततः प्रलय के दिन के बाद विभिन्न संयोगों के कारण दर्जनों किलोमीटर दूर से दूर पाक में जाएगा और गलती से इस खजाने को प्राप्त कर लेगा जो अभी दुनिया में आया था। लेकिन उसने दांव लगाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उन्हें कुछ बेहद अजीब चीज का पता चला, यानी चेन परिवार के अस्तित्व के कारण वह वास्तव में तियानहाई में इधर उधर भागने की हिम्मत नहीं करता था, और अगर शेन यान्सी अब अस्पताल जा रहा होता तो वह उसका पीछा नहीं कर पाता। दूसरे शब्दों में, चाहे वह कोई भी स्थिति हो, यदि उसने कुछ नहीं किया तो संभवतः सपनों का फूल उसका नहीं होगा। चेन द्वारा दी गई जानकारी को मिलाकर घर लौटने पर शेन यान्सी के सरल परीक्षण ने तुरंत नियति के बच्चे फेंग हुआन को बहुत पसीना बहाया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। 18 अध्याय 18 स्वप्न पुष्प के स्थान की पुष्टि हो गई है। एक पल की चुप्पी के बाद ये देखकर कि शेन यान्सी ने अपना सामान पैक करना लगभग पूरा कर लिया है, फेंग हुआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा, यदि आप एक देखभालकर्ता के रूप में कार्य करने जा रहे हैं तो क्या आपको पूरे समय वहीं रहना होगा और कहीं नहीं जाना होगा? शुरुआत में शायद काफी व्यस्तता होगी, इसलिए मेरे पास कहीं जाने का समय नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद एक बार जब मेरे पिता की हालत में सुधार होगा तो यह आसान हो जाएगा और मुझे हर पल वहां रहने की जरूरत नहीं होगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शेन यान्सी ने भ्रमित होकर पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता थी कि आप हर समय अस्पताल में देखभाल करने वाले के रूप में काम करते हुए उब जाएंगे। मैं आपको बाहर जाने और आराम करने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा था जब आपके पिता की हालत में सुधार होगा और आप इतने व्यस्त नहीं होंगे। मुझे एक स्पष्ट लेकिन अच्छी जगह के बारे में पता चला जो आराम करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, फेंग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आता है। शेन यान्सी समझ गई, लेकिन उसने अनभिज्ञता जताते हुए पलकें झपकाईं और पूछा, क्या तुम्हें अपने दुश्मनों द्वारा पहचाने जाने का डर नहीं है? ओह, मैं अचानक हुए परिवर्तनों के बाद चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वास्तव में जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो हम कानून द्वारा शासित समाज में रहते हैं। मेरे भी दुश्मन सिर्फ कुछ भूमिगत गिरोह हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है। फेंग हुआन ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, मैं पहले भी एक बार उस जगह जा चुका हूँ, ये वाकई दिलचस्प है। हम साथ जाएंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। हालांकि यह बहाना कमजोर था और आसमान छूते संबंधों वाले दुश्मन के साथ असंगत था जिसका उसने पहले वर्णन किया था। उसे लगा कि एक मासूम लड़की को बेवकूफ बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसा है? शेन यान्सी ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो। फिर वह वास्तव में कहाँ है? यदि यह बहुत दूर है तो मुझे डर है कि मैं नहीं जा पाऊंगा। भले ही मेरे पिता की हालत अब से बेहतर हो, मुझे उनके साथ रहना चाहिए और बहुत दूर नहीं जा सकता। चिंता मत करो, ये ज्यादा दूर नहीं है। ये तियानहाई के दक्षिण में लियानची वेटलैंड पार्क में है। जब उन्होंने ये कहा तो वह सहज दिख रहे थे, बिना ज्यादा सोचे समझे बोल रहे थे। शेन यान्सी ने पहले से ही मन में एक योजना रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की और तुरंत उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। सचमुच, मैं वहां कभी नहीं गया। मैं कुछ दिनों में कुछ समय निकालकर आपके साथ इसकी जांच करूंगा। ये कहते हुए उसने अपना पैक किया हुआ बैग उठाया और दरवाजे से बाहर चली गई। ये देखकर फेंग हुआन को राहत महसूस हुई। फिर उसने खुद ही कैलेंडर पर समय की गणना करना शुरू कर दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि कब शेन यान्सी को अपने रडा के रूप में कार्य करने के लिए कहना सबसे अच्छा होगा ताकि उसे सपने के फूल को खोजने में मदद मिल सके। हालांकि शेन यान्सी को मूर्ख बनाना आसान था, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह एक ही बहाने का बार बार उपयोग नहीं कर सकता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि स्वप्न का फूल ठीक उसी समय प्रकट हो जब उसने शेन यान्सी को जाने के लिए आमंत्रित किया। संभवतः उसे विशिष्ट समय के बारे में ध्यान से सोचने में कुछ समय बिताना होगा। लियानची वेटलैंड पार्क। शेन यान्सी का संदेश सुनकर चेन ये भड़क गए। ये कुछ ज्यादा तेज था। जब उसने लोगों से शेन यान्सी को वापस भेजा था तब से लेकर उसके लौटने तक 3 घंटे से भी कम समय बीता था। वह पहले ही वह जानकारी निकालने में कामयाब हो गई थी जो वह चाहता था। क्या आपको यकीन है? हाँ। पंक्ति के दूसरे छोर पर शेन यान्सी की आवाज में बिल्कुल भी संकोच नहीं था। इसके बाद उसने चेन के सामने फेंग हुआन के साथ अपनी बातचीत को लगभग शब्द दर शब्द दोहराया। सुनने के बाद चेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि यह महिला वास्तव में एक प्रतिभाशाली थी। मानव हृदय पर उसका नियंत्रण लगभग पूर्ण था और उसकी अनुकूलन क्षमता बिल्कुल शीर्ष स्तर की थी। अपने पिता के अस्पताल में थकावट से गिर जाने के बारे में उसने जो बहाना बनाया था वह उसके लौटने तक उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। फेंग जुआन के साथ स्थापित अपने व्यक्तित्व का लाभ उठाकर उसने उस पर जरा भी संदेह पैदा किए बिना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर ली थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नियति की संतान फेंग शुआन उसकी छोटी उंगली में लिपटी हुई थी। बहुत अच्छा। हालांकि शायद कुछ समय के लिए घर जाना आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा। यदि आपके पास कोई अन्य योजना नहीं है तो जिनफिंग बिल्डिंग में चले जाएं। चेन ने शांति से कहा, इसके अलावा मैंने आपकी एक चीज में मदद करने का वादा किया था, वह प्रस्ताव अभी भी कायम है और आप इसे किसी भी समय ला सकते हैं। शेन यान्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि बिग बॉस मुझे इतनी शालीनता से आमंत्रित कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगी। कौन सी बात है? मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है, इसलिए इस पर बाद में बात करते हैं। कुछ और वाक्यों तक बातचीत करने के बाद दोनों ने कॉल समाप्त कर दी। वहां बैठी शेन यान्सी ने उस फोन की ओर देखा जिससे कॉल समाप्त हो गई थी। उसकी आंखें चमक रही थी।
मैं क्यों? इस पूरे मामले में एक अहम बात थी। यही कारण है कि फैंग हुआन उसे उस यानिची वेटलैंड पार्क में जाने के लिए मनाना चाहता था। क्या ये किसी और के साथ भी उतना ही अच्छा काम नहीं करेगा? शेन यान्सी की बुद्धिमत्ता के बावजूद उसे इस स्थिति के बारे में एक भी सुराग नहीं मिल सका, इसलिए अंततः उसे कुछ समय के लिए हार माननी पड़ी और कारण जानने के लिए बाद के अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ी। दूसरी ओर कॉल समाप्त करने के बाद चेन ये ने अपनी मेज पर थपथपाने और किंजू से बात करने से पहले एक पल के लिए सोचा। फैंग हुआन को देखने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहें। उसे बाद में चीजें खरीदने के लिए बाहर जाना चाहिए। उसके जाने के बाद उसे ढूंढने जाने से पहले 1 या 2 घंटे प्रतीक्षा करें। आप जैसे चाहें उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि उसे मारने की कोशिश न करें। उसके लिए कुछ जगह छोड़ दे ताकि वह बाल बाल बच सके, समझे? समझा। आदेश देने के लिए किंजू तुरंत कार्यालय से निकल गया। इस बीच फैंग हुआन, जो अभी भी शेन यान्सी के घर में छिपा हुआ था, स्वाभाविक रूप से इस बात से पूरी तरह अनजान था। ये देखते हुए कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसने बंस खत्म कर दिए थे जो शेन यान्सी दोपहर को वापस लाई थी, उसने खाने के लिए कुछ लेने के लिए नीचे जाने की तैयारी की। बाहर की स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी शेन यान्सी ने बताई थी। इस आवासीय परिसर में आसपास के लोग पुराने पड़ोसी थे, जिनमें ज्यादातर बूढ़े पुरुष और महिलाएं थीं। वहां बहुत कम युवा लोग थे और अंदर और बाहर लोगों का आना जाना शहर के केंद्र में उन लग्जरी आवासीय परिसरों जितना अधिक नहीं था। उन्होंने अंदर खाना पहुंचाने की भी इजाजत नहीं दी। बाहर आने से जोखिम बेहद कम था। इस बार फैंग हुआन की यात्रा उतनी ही सहज कही जा सकती है। उसने जल्दी से खाना खरीदा और कुछ ऐसी चीजें खरीदने के लिए पैसे भी खर्च किए जिन्हें वह उपयोगी समझता था। इन कार्यों को पूरा करने के बाद वह जल्दी से शेन यान्सी के घर वापस चला गया ताकि अगर वह बहुत देर तक बाहर रहे तो चेन परिवार के नौकरों द्वारा उसे खोजा न जा सके। हालांकि जैसे ही वह शेन यान्सी के दरवाजे पर पहुंचा और उसने अंदर जाने के लिए इसे खोला भी नहीं था, उसने बस दरवाजे की चौखट पर एक निश्चित स्थान पर नजर डाली और फैंग हुआन तुरंत सतर्क हो गया। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जिसने 3 वर्षों तक प्रलय के दिन में जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था, उसकी सतर्कता काफी अच्छी थी। जब वह चला गया तो उसने दरवाजे पर एक बाल रख दिया था, परंतु इस समय उसे वह बाल दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब था कोई अंदर गया था। फैंग हुआन को यकीन नहीं था कि शेन यान्सी कुछ भूल गया है और विशेष रूप से इसके लिए वापस आया है, लेकिन उसने अपनी सतर्कता में थोड़ी सी भी ढील नहीं दी। कुछ देर झिझकने के बाद उसने अपनी चाबी निकाली और धीरे से दरवाजा खोल दिया। ठीक उसी समय उसने दरवाजा खोला। टकराना, एक गोली की आवाज ने यहाँ का सन्नाटा तोड़ दिया। बंदूक की गोली के साथ साथ फैंग हुआन के दाहिने कंधे से खून की धार फूट रही थी। हालांकि फैंग हुआन को स्पष्ट रूप से अब इसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही उसने गोली की आवाज सुनी, उसे अपने कंधे पर लगी चोट के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। उसने भयानक गति से सीधे उस दरवाजे को बंद कर दिया जिसे उसने अभी अभी खोला था। फिर बिना कुछ सोचे वह मुड़ा और भाग गया। 19 अध्याय 19 यानिची वेटलैंड पार्क। यंग मास्टर, मुझे यानिची वेटलैंड पार्क के बारे में जानकारी मिली है। किंजू ने कार्यालय में फाइलें लाई। वेटलैंड पार्क जो परिवार के जियांगन कोर्टयार्ड आवासीय क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं है। मूल रूप से इसे एक आवास विकास बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण निर्माण शुरू होने के कुछ समय बाद ही इसे रोकना पड़ा। बाद में आवासीय परियोजना को एक पार्क में बदल दिया गया और वर्तमान यानिची वेटलैंड पार्क बनाया गया। इसे 5 साल से अधिक समय हो गया है। पार्क बड़ा नहीं है, हालांकि इसे वेटलैंड पार्क कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इसमें केवल एक छोटी सी झील है जिसमें कई कमल के फूल लगे हैं। दृश्यावली औसत है और केवल आसपास रहने वाले लोग ही वहां सैर के लिए जाते हैं। चेन ये बॉस की कुर्सी पर बैठे एक पल के लिए सोचा और पूछा, किस तरह की दुर्घटना के कारण काम शुरू होने के तुरंत बाद हो गया? मृत व्यक्ति। किंजू ने दस्तावेजों को देखा, हैरान होकर। उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार झील मूल रूप से वही थी। आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए उन्हें पहले झील को भरना था, लेकिन झील भरने के पहले ही दिन एक श्रमिक गलती से रात में झील में गिर गया और डूब गया। परियोजना को 2 दिनों के लिए रोक दिया गया था। अधिकारियों ने बेईमानी से इनकार किया और पुष्टि की कि यह एक दुर्घटना थी, इसलिए काम जारी रहा। लेकिन जैसे ही काम फिर से शुरू हुआ, अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मौतें हुई। 6 श्रमिक और 2 फोरमैन। उसके बाद न तो श्रमिकों और न ही निर्माण टीम ने आगे बढ़ने की हिम्मत की। इस साइट का डेवलपर काफी अंधविश्वासी था, इसलिए उसने गोली खाली और निर्माण योजना बदल दी, जिससे झील को वर्तमान पार्क में भर दिया जाना चाहिए था। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब तक झील को परेशान नहीं किया गया, बाद में निर्माण सुचारू रूप से चला और किसी और की मृत्यु नहीं हुई। सच कहूं तो किंजू को इन अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद दस्तावेज चेन परिवार द्वारा तियानहाई में अधिकारियों के गुप्त लेखागार से प्राप्त की गई शीर्ष गुप्त फाइलें थीं और वे संभवतः नकली नहीं हो सकते थे। इसने उसे इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया। इस बिंदु पर उसने नीचे से एक और दस्तावेज निकाला। वैसे एक और अजीब बात है, मुझे नहीं पता कि यह एक संयोग है। यानिची वेटलैंड पार्क के आसपास के निवासी बीमार नहीं हुए हैं क्योंकि परियोजना 5 साल पहले पूरी हो गई थी और वे चले गए थे। यहाँ तक कि अस्पताल के रिकॉर्ड वाले कई कैंसर रोगी भी थे जो अस्पताल में भर्ती होने के बाद चमत्कारिक रूप से धीरे धीरे ठीक हो गए। तियानहाई में अधिकारियों ने इस पर केवल इसलिए ध्यान दिया क्योंकि आसपास की फार्मेसियों और सामुदायिक क्लिनिक व्यवसाय में बने रहने में लगभग असमर्थ थे। आधिकारिक अभिलेखागार के लोगों ने इन दोनों दस्तावेजों को एक साथ क्यों रखा, ये स्पष्ट नहीं है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों कुछ हद तक विचित्र हैं। किंजू ने अपना सिर हिलाया, ये पता लगाने में असमर्थ रही। चेन्ये ने उसकी रिपोर्ट सुनी, उसकी आंखें चमक उठीं। एक क्षण के बाद उसने पूछा, मैं समझ गया, क्या कोई अन्य जानकारी है? ठीक है, कुछ और खंडित जानकारी है। हाल के वर्षों में क्योंकि पार्क डेवलपर को रखरखाव पर पैसा खोना पड़ा है, वे पार्क का व्यावसायीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और कई परियोजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए झील के किनारे कैंपिंग, मछली पकड़ना और स्टोव के आसपास चाय उबालना। निजी बुकिंग विकल्प भी हैं। कुछ युवा लोग प्रस्तावों आदि के लिए पूरी जगह बुक करना पसंद करते हैं, जिससे वास्तव में पार्क के राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके बारे में बात करते हुए किंजू की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। यानिची वेटलैंड पार्क वर्तमान में लगभग हर सप्ताह 1 या 2 दिन निजी उपयोग के लिए बुक किया जाता है। सबसे दूर का आरक्षण पहले से ही 2 महीने दूर है। हमने निजी बुकिंग करने वाले इन लोगों की जानकारी की जांच की और किसी विशेष व्यक्ति को पाया। जैसे ही उसने ये कहा, उसने चेन्ये के सामने एक दस्तावेज रखा और कहा, ये चेन, इस व्यक्ति ने शादी के प्रस्ताव के लिए अब से 1 सप्ताह बाद 30 अक्टूबर को एक निजी सत्र बुक किया है। वह जिस व्यक्ति को प्रपोज कर रहा है वह झाओ क्विंग्या नाम की महिला है। दिलचस्प बात यह है कि यह झाओ क्विंग्या। किंजू की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह शेन यान्सी की सबसे अच्छी दोस्त है और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। यानिची वेटलैंड पार्क, 30 अक्टूबर, ये चेन। एक पल सोचने के बाद चेन्ये ने पूछा, क्या इस चेन के बारे में कुछ और खास है? नहीं, ये चेन एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके माता पिता की वर्षों पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह मुआवजे के पैसे पर भरोसा करते हुए बड़े हुए थे। स्कूल से लेकर काम तक वह कभी भी बाहर नहीं निकले। वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, एक बेहद साधारण व्यक्ति। उनके बायोडेटा में लगभग कोई हाइलाइट्स नहीं है। किंजू ने अपना सिर हिलाया और कहा, और मैंने उस व्यक्ति की भी जांच की जिसे वह प्रपोज करना चाहता है, झाओ क्विंग्या। जब वह स्कूल में थी तो उसे एक कैंपस बैले माना जाता था और कार्यस्थल में उसकी अच्छी क्षमता है। अब वह एक परिष्कृत सफेद पोश कार्य करता है। ये चेन उसका पीछा कर रही है, लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और कई बार उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर चुकी है। अंत में वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मुझे नहीं लगता कि यह प्रस्ताव सफल होगा। माता पिता मर चुके हैं, सादे और निश्चल, और उसके पास एक देवी है जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये नियति टेम्पलेट का बच्चा जैसा दिखता है। हालांकि वेटलैंड पार्क में स्वप्न का फूल शेन यान्सी द्वारा प्राप्त किया गया था।
यदि ये चेन नियति की संतान होती तो शेन्यानसी द्वारा ऐसा खजाना प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं होता। इस दृष्टिकोण से चेन्ये को लगा कि ये चेन जरूरी नहीं कि भाग्य की संतान हो। क्या यह एक संयोग हो सकता है? कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद चेन्ये ने मेज थपथपाई और कहा, जाओ पता करो कि ये चेन कहाँ है। मैं कल उससे मिलने के लिए समय निकालूंगा। वह नियति का बच्चा है या नहीं, ये तो उसे देखने के बाद ही पता चल सकेगा। यदि उसे सिस्टम द्वारा एक के रूप में आंका जाता है लेकिन स्वप्न का फूल अंततः शेन्यानसी द्वारा प्राप्त किया गया था, तो यह मामला काफी विचार करने योग्य है। क्या इस स्वप्न के फूल और उसकी कल्पना के बीच कोई विसंगति है, या क्या भाग्य के बच्चे के साथ ही कुछ गड़बड़ है? इस मामले पर ध्यान न देते हुए इसे नोट करने के बाद चेन्ये ने फिर पूछा, फैंग हुआन के साथ स्थिति कैसी है? संदेश लगभग 10 मिनट पहले वापस आया। आपके निर्देशों के अनुसार यंग मास्टर, जब हमारे लोगों ने शेन्यानसी के घर में घुसपैठ की तो हमने फैंग हुआन के लिए कुछ खामियां छोड़ दी। जब वह वापस आया तो इस आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। हमारे लोगों ने उसे कंधे में गोली मारने के बाद हमने जानबूझकर उसे जाने दिया। किंजू ने तुरंत उत्तर दिया, वह वर्तमान में भाग रहा है। हम उसके शरीर में प्रत्यारोपित चिप के साथ उसकी गतिविधियों और हर गतिविधि की निगरानी कर रहे हैं। वह बच नहीं सकता है। मैं समझ गया। चेन्ये ने हल्के से सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे अभी तक फैंग हुआन की नाराजगी के मूल्य में वृद्धि की सिस्टम सूचना नहीं मिली थी। यह आदमी शायद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उसके पास उसके प्रति नाराजगी रखने का समय नहीं था। अरे हाँ, किंजुए ने अपना माथा थपथपाया। पिछली बार आपने प्रयोगशाला में सुयान से वादा किया था कि आप उसके माता पिता को उसे मिलने आने देंगे। वे अब आ गए हैं। क्या हमें उनकी मुलाकात की व्यवस्था करनी चाहिए? वे यहाँ हैं। चेन्ये ने भौहें चढ़ाई। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने 3 दिन पहले कहा था। ठीक है, पहले ही 1 सप्ताह हो चुका है। आप चीज़ों को कैसे संभाल रहे हैं? किंजू ने बताया, उसका घर दक्षिण पश्चिम में पहाड़ों में है और परिवहन सुविधाजनक है। इसके अलावा वायरस के कारण होने वाली अराजकता पहले से ही उस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। हमारे लोगों के लिए उसके माता पिता को ढूंढना सुरक्षित नहीं था। एस्कॉर्ट टीम द्वारा वापस भेजी गई जानकारी के अनुसार, क्योंकि यह राष्ट्रीय सीमा के करीब है, वायरस से भाग रहे कई लोग पहाड़ों में दिखाई दिए। उन्हें रास्ते में ऐसे संक्रमित लोगों का भी सामना करना पड़ा जिनका वायरस पूरी तरह से टूट चुका था। रास्ते में कई दुर्घटनाएं हुई। ये वास्तव में बहुत कठिन था। 20 अध्याय 20 दरवाजा खोलना। क्या दक्षिण पश्चिम इतना अराजक हो गया है? न्यू परिवार के साथ क्या हो रहा है? किंजू का स्पष्टीकरण सुनकर चेन्ये थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह अच्छी तरह से जानते थे कि विदेशों में वायरस की स्थिति पहले से ही बहुत गंभीर थी। ये शुरुआती दौर में वायरस को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का नतीजा था। आखिरकार जिया राष्ट्र एक विशाल देश है। जब ये बात पहली बार सामने आई तो अधिकारियों ने विभिन्न निवारक उपाय पेश किए। यह महसूस करने के बाद भी कि स्थिति मुक्ति से परे है, अधिकारियों ने फिर भी पूरी तरह से हार न मानते हुए जो करने की आवश्यकता थी उसे करने की पूरी कोशिश की। यही कारण है कि वे बड़े पैमाने पर फैलने के बिना अब तक इसे बनाए रखने में सक्षम है। अधिकांश छोटे देश जिया नेशन से तुलना नहीं कर सकते, नहीं उनके पास ऐसी चीजों को प्रबंधित करने की क्षमता है। वायरस के पूरी तरह से फैलने के कारण इसके कारण स्थानीय अधिकारियों को प्रशासनिक शक्ति खोनी पड़ी है, जो व्यवहारिक रूप से राष्ट्र के विनाश के बराबर है। बची हुई आबादी स्वाभाविक रूप से सुरक्षित स्थान पर भागना चाहती है। दुर्भाग्य से जिया राष्ट्र के दक्षिण में ऐसे कई छोटे देश हैं, इसलिए वह दक्षिण पश्चिम सीमा पर भारी दबाव के बारे में बहुत स्पष्ट थे। हालांकि किंजू के अनुसार यदि विदेश से संक्रमित जिया राष्ट्र में भाग सकते हैं और आम लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं तो स्थिति पहले से ही काफी गंभीर होने की संभावना है। साउथ वेस्ट म्यू परिवार चेन परिवार के साथ 4 महान परिवारों में से एक होने के नाते महत्वपूर्ण ताकत रखता है। उन्हें इतना अक्षम नहीं होना चाहिए। आखिरकार वास्तव में गंभीर समय अभी भी नहीं आया है। ऐसा कहा जाता है कि म्यू परिवार के भीतर कुछ आंतरिक घटना घटी जिससे वे इन मामलों पर ध्यान देने में समर्थ हो गए। मैं विशिष्ट बातों पर बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको परिवार से पूछना होगा, किंजू ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वर्तमान में चेन परिवार द्वारा चेन्ये के उपयोग के लिए आवंटित संसाधन और क्षेत्र मूल रूप से तियानाई क्षेत्र हैं, जो जिया राष्ट्र में सबसे समृद्ध यांगीजी डेल्टा क्षेत्र भी है। परिवार को उनके सबसे बड़े युवा मास्टर के बारे में कोई शिकायत नहीं है। हालांकि इतने बड़े परिवार के लिए अभी सब कुछ चेन्ये को सौंपना असंभव है। इसलिए यांगीजी डेल्टा क्षेत्र में सभी मामलों को उसके अपनी सीधी रेखा द्वारा नियंत्रित किए जाने के अलावा अन्य स्थानों को भी दूसरों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। अधिकांश जानकारी सीधे परिवार मुख्यालय को भेज दी जाती है और उसके हाथों से नहीं गुजरती। यदि वह जानना चाहता है तो उसे इसके लिए परिवार से पूछना होगा। चेन्ये ने उदासीनता से कहा, मेरे नाम पर परिवार को पूरे जिया राष्ट्र से हाल की खुफिया जानकारी की एक प्रति भेजने को कहें। अतीत में उसे आमतौर पर इन चीजों पर विशेष रूप से गौर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यदि उसके ध्यान देने योग्य कोई बात होती तो परिवार का थिंक टैंक उसे सूचित करने की पहल करता। लेकिन अब यह अलग है। तियानहाई जैसी छोटी जगह में पहले से ही नियति के 2 बच्चे हैं और नियति का एक संदिग्ध बच्चा है। अराजक युग निकट आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत अधिक हैं। चेन्ये को अधिक ध्यान देना था और इस बारे में अधिक जानना था कि क्या अन्य स्थानों पर संदिग्ध लोग हैं। सुयान के माता पिता कहाँ हैं? क्या कोई उन्हें तहखाने में ले गया है? आप परिवार से संपर्क करने में मेरी मदद करें। ... लिफ्ट धीरे धीरे खुली और चेन्ये की आंखों के सामने एक साफ छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे में प्रवेश करने के बाद लिफ्ट धीरे धीरे बंद हो गई और उसके सामने एक कसकर बंद कक्ष का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। चेन्ये ने अंदर कदम रखा और कपड़े बदलने और कीटाणुशोधन जैसी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उन्होंने अंततः भूमिगत स्थित जैविक प्रयोगशाला में प्रवेश किया। प्रयोगशाला की विशेषताएं काफी ऊंची हैं। वायरस को हवा में फैलने से रोकने के लिए अंदर हवा का दबाव बाहर की तुलना में थोड़ा कम होता है। अगर वायरस का रिसाव अंदर होता भी है तो इसके बाहर फैलने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह भी पहली बार था जब चेन्ये ने स्वयं इस स्थान में प्रवेश किया था। हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही वायरस प्रतिरक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस बारे में दूसरों को बताना अच्छा नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में किंजू के लिए उसे यहां आने की अनुमति देना असंभव होगा। यह केवल इसलिए था क्योंकि उसने किंजू को दूर भेज दिया था कि वह आकर देख सका। यंग मास्टर, इस तरह नंबर 31 संक्रमित उस विशेष वार्ड में है। प्रभारी प्रयोगशाला व्यक्ति जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था उसे देखकर जल्दी से आगे बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत कैसी है? चेन्ये ने चलते हुए पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने जल्दी से उत्तर दिया, जब से आपने आखिरी बार उनसे बात की थी हमने उन शोधकर्ताओं को रोक दिया है और उन्होंने इसे बहुत कम कर दिया है। सुशीसु का इलाज अब सामान्य अस्पतालों में मरीजों की तुलना में बहुत बेहतर है। बात सिर्फ इतनी है कि उनकी स्थिति विशेष है और उन्हें अक्सर कुछ प्रयोग करने में हमारे साथ सहयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन संचार के बाद वह अब समझती है और उसका मूड हाल ही में काफी स्थिर हो गया है। इसके बारे में सोचें, उनके सहयोग से हमारे कई प्रयोग पहले की तुलना में बहुत अधिक सुचारू रूप से चले हैं और हमने कुछ शोध कठिनाइयों को पार कर लिया है। यह मुख्य रूप से आपकी दूरदर्शिता के कारण है यंग मास्टर। जो लोग शोध करते हैं वे केवल अपना सिर छुपाना जानते हैं और प्रयोगात्मक सामग्री मांगना जानते हैं, बिना इसकी परवाह किए कि सुशीसु जीवित है या मर गई। अगर हमने वास्तव में उन्हें उनकी इच्छानुसार करने दिया होता तो हमारे पास अब जो परिणाम है वे कैसे हो सकते थे? इस तरह की चापलूसी के बारे में चेन्ये ने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराहट के साथ इसे खारिज कर दिया और इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। यदि वास्तव में वायरस पर शोध में कोई बड़ी सफलता मिली होती तो उन्होंने श्रेय का दावा करने के लिए पहले ही एक संदेश भेज दिया होता। वह भी पूरी तरह से अनजान कैसे हो सकता है? यहाँ का प्रत्येक भूमिगत स्तर बहुत बड़ा है। चेन्ये ने हाल के प्रयोगात्मक परिणामों के बारे में प्रभारी व्यक्ति के साथ छिटपुट बातचीत की और उस विशेष वार्ड तक पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय लग गया जहां सुयान को बंद कर दिया गया था।
कुछ दिनों पहले बाथरूम वाले नंगे छोटे कमरे की तुलना में चेन्नई के आदेश देने के बाद यहाँ के लोग स्पष्ट रूप से सुयान के साथ बहुत बेहतर व्यवहार कर रहे थे। हालांकि छोटी प्रयोगशाला बड़ी नहीं थी, दैनिक उपयोग के लिए बुनियादी फर्नीचर मूल रूप से पूरा था। उन्होंने सुयान को समय गुजारने में मदद के लिए एक मोबाइल फोन और एक कंप्यूटर भी भेजा। जब चेन्नई इस समय पहुंची तो सुयान अभी भी अपने फोन पर कुछ समाचार देख रही थी। क्या आप अभी मुझे याद हैं? मोटे शीशे के पार चेन्नई ने सबसे पहले उसका अभिवादन किया। ऑडियो सिस्टम ने स्पीकर के माध्यम से उसकी आवाज को कमरे में प्रसारित किया और सुयान, जो अपने फोन को देख रही थी, ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया। चेन्नई को शीशे के बाहर देखने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी और वह तुरंत खड़ी हो गई और बोली, आप, मेरा परिवार कैसा है? वे पहले ही कंपनी में आ चुके हैं, मैं थोड़ी देर में आपकी मुलाकात की व्यवस्था करूंगा, चेन्नई ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी कुछ दिन की देर है, लेकिन स्थिति को देखते हुए आप बहुत आश्चर्यचकित नहीं लग रहे हैं। सुयान ने अपना फोन हिलाया। अभी बाहर बहुत अराजकता है और हमारा घर सीमा पर है, इसलिए कुछ दिन देर होना सामान्य है। चेन फैमिली प्रयोगशाला के नेटवर्क में स्वाभाविक रूप से कोई फायरवॉल प्रतिबंध नहीं था। वह ज़िया राष्ट्र के अंदर और बाहर दोनों जगह की खबरें आसानी से देख सकती थी और वास्तव में वह वैश्विक स्थिति को बाहर के लोगों की तुलना में बेहतर समझती थी। जब तक आप समझ सकते हैं, क्या आपने तय कर लिया है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं या बाद में वीडियो कॉल के माध्यम से? चेन्नई ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से एक वीडियो कॉल की सलाह देता हूँ। आखिरकार यहाँ आने का जोखिम छोटा नहीं है। तो फिर आपका क्या आप जोखिम से नहीं डरते? सुयान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। पिछले कुछ दिनों में प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के माध्यम से उसे समझ में आ गया था कि चेन्नई वास्तव में किस तरह का बड़ा शॉट था। उनके विचार में ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देना चाहिए। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि वह इतनी खतरनाक प्रयोगशाला में क्यों भागेगा। जोखिम, अगर जोखिम न होता तो मैं आता ही नहीं। चेन्नई ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति की ओर देखा। दरवाजा खोलो। प्रभारी व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे सबसे बड़े युवा मास्टर से इस तरह का अनुरोध करने की उम्मीद नहीं थी। 21 अध्याय 21 सबसे शक्तिशाली वायरस। मुझे काटना, क्या तुम मुझे समझ नहीं सकते? मैंने तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए कहा था। चेन्नई ने थोड़ा हाथ पर प्रभारी व्यक्ति की ओर देखा। सबसे बड़े युवा मास्टर, आप इसे नहीं खोल सकते, वह बहुत खतरनाक है। यदि आप दरवाजा खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपको पहले किसी को उसे बेहोश करना होगा। प्रभारी व्यक्ति ने जल्दी से कहा, मैं अभी किसी को बेहोश करने वाली दवा छुड़वा दूंगा। यहाँ तक कि वायरस के खतरे को दरकिनार करते हुए प्रभारी व्यक्ति सुयान की अपनी भयानक युद्ध शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। यह कहना कि सुयान अपने नंगे हाथों से एक हाथी को चीर सकती है, हाथी को बहुत अधिक श्रेय देना होगा। उसके दुबले पतले और खूबसूरत शरीर से आपको मूर्ख मत बनने दो। उसके शरीर के भीतर मौलिक शक्ति बिल्कुल ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य व्यक्ति के पास होनी चाहिए। उन्होंने बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के सबसे बड़े युवा मास्टर को इस तरह के राक्षस का सामना नहीं करने देने का साहस किया। चेन्नई पूरी तरह से अप्रभावित रहे और उदासीनता से कहा, मैं बोलता हूँ, आप समझते हैं। यदि आप वास्तव में नहीं समझते हैं तो हम इस प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति को बदल देंगे। यह प्रभारी व्यक्ति के माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वह कुछ झिझक गया। यदि बात केवल प्रयोगशाला के प्रभारी व्यक्ति के न होने की होती तो सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर के जीवन की तुलना में उन्हें पद छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार अगर यहाँ चेन्नई को कुछ हुआ तो वह निसंदेह मर जाएगा। लेकिन यह प्रयोगशाला काफी खास थी और वह बहुत कुछ जानता था। अब एक बार जब उसे बाहर निकाल दिया गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि परिवार द्वारा उसे चुप नहीं कराया जाएगा। दूसरे शब्दों में, चाहे उसने जो भी चुना हो, यह मौत की सजा थी। मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है। चेन्नई की उदासीन आवाज आई। प्रभारी व्यक्ति एक पल के लिए झिझका, फिर दांत पीसकर कांच के दरवाजे की ओर चला गया। फिंगरप्रिंट, न्यूमेरिक कोड और आइरिस स्कैन के ट्रिपल पासवर्ड को इनपुट करने के बाद उसने अंततः कांच की पर्दे की दीवार के बगल में भारी विस्फोट प्रूफ दरवाजे को खोलने के लिए एक भौतिक कुंजी का उपयोग किया। इस अचानक आए आपदा का सामना करते हुए वह केवल प्रार्थना कर सकता था कि सबसे बड़े युवा मास्टर ने अपना दिमाग नहीं खोया था, लेकिन वास्तव में उसे कुछ जरूरी मामले में भाग लेना था और वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। सुयान कांच के माध्यम से उन दोनों को देख रहा था। प्रभारी व्यक्ति को वास्तव में दरवाजा खोलते देख उसकी सांसें अनायास ही तेज हो गईं। जैसे ही वह अंदर आया, चेन्नई को देखते हुए उसकी पीली बैंगनी आंखों में एक चमक उठी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें बंधक बना लूंगा और अब भाग जाऊंगा? तुम्हारे माता पिता अभी ऊपर हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे। चेन्नई ने शांति से अपना सिर हिलाया। उन्होंने सुयान के जीवन पथ को पहले ही देख लिया था। इस महिला के उत्परिवर्तन ने कुछ हद तक उसके विवेक को प्रभावित किया होगा और उसके मूल रूप से दुखद अनुभवों के साथ मिलकर यही कारण है कि वह एक पागल औरत बन गई थी जो दुनिया में हर जीवित चीज को मारना चाहती थी। लेकिन अभी वह निश्चित रूप से पागल नहीं थी, और क्योंकि उसके माता पिता यहाँ थे, वह निश्चित रूप से उसके उत्परिवर्तन के बाद प्रकट होने वाली कुछ रक्तपिपासु और हिंसक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करेगी। सुयान की छाती का उत्थान और पतन धीरे धीरे तेज हो गया और उसके चेहरे पर निशानों पर टिमटिमाती पीली बैंगनी रोशनी और अधिक तेज हो गई। ये सुनकर उसने अवचेतन रूप से अपने लाल होंठ चाटे और कहा, तर्कसंगत रूप से कहें तो मुझे तुम्हें छूना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इतने लंबे समय तक किसी जीवित व्यक्ति के इतना करीब नहीं रही। मैं चाहती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें छूना चाहती हूँ। मैं पहले इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि उन शोधकर्ताओं ने आपको कच्चा मांस क्यों खिलाया। अब ऐसा लगता है कि वे आवश्यक रूप से आपका दुरुपयोग नहीं कर रहे थे। चेन्नई ने शांति से कहा, हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि यह गलत है। ताजा मांस और खून बहुत आकर्षक होते हैं। बेशक गोमांस बहुत मोटा होता है, ये इंसानों से कहीं कम घटिया है। सुयान एक कदम आगे बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकी। चेन्नई निर्भीक और अनियंत्रित भाव से एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर अपनी बाहें दिखाने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई। यहाँ आओ, मुझे काटो। आदेश देने वाले सपाट स्वर ने सुयान को नाराज नहीं किया। जैसे ही शब्द गिरे, वह तुरंत चेन्नई के सामने आ गई, आधे घुटनों के बल बैठी और उसकी बांह पकड़ ली जैसे काटने वाली हो। हालांकि आखिरी क्षण में भी उनमें थोड़ी सी समझदारी बरकरार रही। क्या आप निश्चित हैं? मेरे द्वारा काटे जाने के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। चेन्नई ने ऊपर से नीचे देखते हुए कुछ नहीं बोला। एक पल के लिए झिझकने के बाद मांस और रक्त की इच्छा ने अंततः उसके विवेक पर विजय प्राप्त की और सुयान ने सीधे चेन्नई की बांह पर काट लिया। उसके भयानक और मंत्रमुग्ध कर देने वाले चेहरे पर तुरंत आनंद की झलक दिखाई दी और वह कुछ नर्म संतोष विलाप करने से खुद को रोक नहीं सकी। थोड़ा दर्द हुआ। चेन्नई ने देखा कि सुयान बाहर लेटा हुआ उसका खून चूस रहा था। उसकी बाहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। बेशक उसने अपना दिमाग नहीं खोया था। वह सिर्फ ये परीक्षण करना चाहता था कि क्या उसकी वायरस प्रतिरक्षा संरचना एक सुपर मजबूत वायरस का सामना करने पर उसे सकारात्मक परिवर्तन से गुजरने का कारण बनेगी। इससे पहले वह परीक्षण के लिए प्रयोगशाला से सांद्रित वायरस ले चुके थे। संकेंद्रित वायरस की एक पूरी ट्यूब उसके अपने शरीर में इंजेक्ट की गई थी। वायरस से संक्रमित सामान्य लोगों की ऊष्मायन अवधि लंबी होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वायरस की सांद्रता पर्याप्त अधिक नहीं थी। आमतौर पर इस संकेंद्रित वायरस की कुछ बूंदें ही किसी व्यक्ति को मौके पर ही उत्परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन चेन्नई ने एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया था, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। परीक्षण के लिए रक्त लेने के बाद पता चला कि उसके शरीर में किसी भी वायरस के मौजूद होने का कोई संकेत नहीं था। इसका मतलब यह था कि इन विषाणुओं को इंजेक्ट करने के कुछ ही समय बाद वे उसके विषाणु प्रतिरक्षा संविधान द्वारा मारे गए थे, जिससे वह किसी भी उत्परिवर्तन का कारण बनने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी शारीरिक संरचना ऐसी थी कि वह भविष्य में कभी भी वायरस के माध्यम से शारीरिक उत्परिवर्तन नहीं कर पाएगा और उसके पास सुयान के समान शक्तिशाली ताकत होगी। उन्होंने प्रयोगशाला में शीर्ष जीव विज्ञानियों के साथ निजी तौर पर स्थिति पर चर्चा की थी।
अंत में वे आमतौर पर मानते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वायरस की सांद्रता पर्याप्त अधिक नहीं थी। ये सिर्फ बकवास नहीं था, ये प्रयोगात्मक डेटा द्वारा समर्थित था। दूसरे शब्दों में, यदि चेन ये विकसित करने के लिए वायरस और अपने स्वयं के संविधान का उपयोग करना चाहता था, तो उसे एक मजबूत उच्च सांद्रता वाला वायरस स्ट्रेन ढूंढना होगा। और क्या पूरी प्रयोगशाला में शुद्ध किए गए वायरस से अधिक शक्तिशाली कोई चीज थी? हाँ, सुयान के अंदर। बस बहुत हो गया, अगर तुम चूसती रहोगी तो मैं खून की कमी हो जाऊंगा। चेन ने सुयान का चेहरा थपथपाया। इस समय सुयान की पीली बैंगनी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, लेकिन चेन का अनुमान सही था। उसने पूरे समय अपना विवेक बरकरार रखा था। ये सुनकर उसने कुछ अनिच्छा से अपना मुंह खोल लिया। रक्त के साथ मिश्रित क्रिस्टल स्पष्ट लाल हवा में लंबे पतले धागों में फैल गई, लेकिन वह इसे पूरी तरह अनजान थी। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे वह मुझे आत्मा को झकझोर देने वाली और हड्डियां पिघलाने वाली हो। चेन ने आगे बढ़कर उसके मुंह के कोने से खून पहुंचा। अपनी विवेकशीलता बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। जिस दिन आप अपने शरीर के भीतर की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे अपने दिमाग पर प्रभाव नहीं डालने देंगे, उसी दिन मैं आपको मुक्त कर दूंगा। यदि आप विवेक के इस आखिरी टुकड़े को भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो आप उन राक्षसों के समान होंगे जिन्हें आप है दृष्टि से देखते हैं। उस समय भले ही मुझे आप में बहुत दिलचस्पी हो, मुझे आपको गायब करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने आप को साफ करो, तुम्हारे माता पिता थोड़ी देर में तुमसे बात करेंगे। सुयान की निगाहें चकित रह गईं और उसने सहज रूप से कुछ मिमी ध्वनियां निकाली। जब चेन ये जाने की तैयारी कर रही थी, तो वह उसका हाथ पकड़ना और उसकी उंगलियों से खून का आखिरी टुकड़ा चूसना नहीं भूली। हालांकि चेन परिवार की प्रयोगशाला के शोधकर्ता पागल थे, लेकिन वे काफी पेशेवर थे। ऐसे विशेष व्यक्ति को इवॉल्वर या किसी अन्य चीज के रूप में परिभाषित करने के बजाय सुयान को एक संक्रमित के रूप में परिभाषित करना शुरू से ही लापरवाही से नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में उन संक्रमित लोगों से काफी मिलती जुलती थी। वह ज्यादातर समय एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखती थी, लेकिन जीवित चीजों का सामना करते समय वह आक्रामकता से भरी हुई थी और मांस और रक्त के प्रति बेहद जुनूनी थी। हालांकि इस पागलपन के तहत वह अभी भी एक निश्चित स्तर की पवित्रता बनाए रखेगी। यही कारण है कि उसे अर्धसंक्रमित कहा जाता था, जो उसे वास्तविक संक्रमित से अलग करता था। कमरे से बाहर निकलते हुए चेन ने प्रभारी व्यक्ति की ओर देखा जो दरवाजे पर इंतजार कर रहा था और कांप रहा था, और उदासीनता से कहा, मैं नहीं चाहता कि यहाँ क्या हुआ इसके बारे में कोई चौथा व्यक्ति जाने। सु अधीनस्थ समझता है। प्रभारी व्यक्ति ने झट से सिर हिलाया। चेन ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत लिफ्ट की ओर चल दिए। स्पष्ट रूप से वह अपने शरीर के भीतर से धीरे धीरे बढ़ती हुई गर्मी को महसूस कर सकता था। उसके हाथ की वह जगह जहां सुयान ने उसे काटा था, वहां न केवल दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी खुजली हो रही थी। यह आ रहा है 22 अध्याय 22 महाशक्तियों का जागरण। गर्म। चेन को अपनी छाती और पेट से गर्मी की अभूतपूर्व अनुभूति महसूस हुई। यह ऐसा था मानो उसके शरीर के अंदर एक विशाल भट्टी हो, मानो वह अगले ही पल उसे अंदर से पूरी तरह जला देगी। लेकिन जब भी यह गर्मी उसके पूरे शरीर में फैलने का खतरा होता, तो उसके मस्तिष्क से एक ठंडक फैल जाती, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह साफ हो जाता। यह स्थिति समाप्त होने से पहले लगभग 2 घंटे तक चली। जब अंततः गर्मी पूरी तरह से खत्म हो गई, चेन धीरे से बाथटब से बाहर निकले और पाया कि पानी का पूरा टब वास्तव में उबल गया था, फिर भी गर्मी से बुदबुदा रहा था। उसने अपनी बांह की ओर देखा। सुयान ने जो घाव काटा था वह पहले ही ठीक हो गया था, केवल छोटे दांतों के निशान की 2 पंक्तियां बची थीं। क्या इसे जागृति के रूप में गिना जाता है? चेन ने अपने हाथ की ओर देखा और एक विचार के साथ उसकी हथेली में हवा से आग की लपटों का एक समूह दिखाई दिया। जैसे ही आग की लपटें जली, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। हालांकि उन्होंने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की। उसकी नजर केंद्रित हो गई और उसके हाथ पर आग की लपटों का छोटा सा समूह अचानक एक विशाल आग के गोले में बदल गया, जो फिर जमीन पर गिरे पारे की तरह बिखर गया। आग की तेज लपटें तुरंत उसकी बाहों से होकर उसके पूरे शरीर को ढकने लगी। चेन प्रचंड आग के बीच खड़ा था, फिर भी उसे बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हुई, केवल उसके पूरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर भी आग की लपटों से जलने का कोई निशान नहीं दिखा। एक हल्के झटके के साथ उसकी लौ से गिरी मिट्टी अग्नि ड्रैगन की तरह आगे की ओर मुक्का मारती है। गति इतनी तेज थी और बल इतना प्रबल था कि तेज सीटियों की आवाज के साथ हवा भी फट गई। यह शायद इस समय मेरा सबसे मजबूत रूप है। मेरा पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ है। एक मुक्के में निहित ऊर्जा संभवतः 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली छोटी कार के प्रभाव से कम नहीं है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसे छू ले तो तुरंत मर जाएगा। जितना अधिक मेरा शरीर आग की लपटों में घिरा होगा, मेरी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। बिना किसी लपट के भी मेरी वर्तमान ताकत शायद मेरे नंगे हाथों से बाघों और तेंदुओं को चीरने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा मेरे शरीर के भीतर इस अग्नि का प्रभाव सिर्फ मेरी शारीरिक शक्ति और गति को मजबूत करने वाला नहीं होना चाहिए, ये स्वयं भी काफी विशेष है। ये सोचते हुए चेन ने अपनी उंगली घुमाई और वास्तव में पानी में लौ की एक किरण दिखाई दी। फिर भी पानी में प्रवेश करने पर लौ बुझने का कोई संकेत नहीं दिखा। पानी के भीतर जलती रही। जल्द ही जो पानी थोड़ा ठंडा हुआ था वह फिर से उबलने लगा। चेन स्पष्ट रूप से बाथटब के नीचे जलती हुई लौ को देख सकते थे। ये देखकर कि वास्तव में आग लगभग जल रही थी, उसने अपना हाथ हिलाया और लौ को याद किया। एक बार जब यह आपको छू लेता है तो ये टासल हड्डी पर कीड़े की तरह होता है। जब तक आग की लपटों में ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ये नहीं बुझेगी। और इस ऊर्जा का स्रोत मेरी आध्यात्मिक शक्ति है। उसके शरीर पर आग की लपटें धीरे धीरे कम हो गई और चेन ने अपनी मुट्ठी भींची, जिससे स्पष्ट रूप से कमजोरी का एहसास हुआ। एक साधारण गणना के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वह फुल बॉडी फ्लेम कवरेज के इस विशेष रूप को अधिकतम 2 मिनट से भी कम समय तक बनाए रख सकते हैं। एक बार जब ये समय पार हो गया, तो न केवल वह आग की लपटों को बनाए रखने में असमर्थ होगा, बल्कि एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो वह संभवतः इतना कमजोर हो जाएगा कि हिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य से आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे बेहतर बनाया जा सकता है। सामान्य लोगों के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सुधारना बहुत कठिन है, लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए जिन्होंने एक अलौकिक क्षमता को जागृत किया है, जब तक उनका पोषण बना रहता है, अलौकिक क्षमता का लगातार उपयोग करना ही आध्यात्मिक शक्ति को बेहतर बनाने का एक तरीका है। बेशक आध्यात्मिक शक्ति के अलावा उसे शारीरिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। युद्ध का सामना करते समय आध्यात्मिक शक्ति के साथ अलौकिक क्षमता को नियंत्रित करने से उसकी युद्ध क्षमता की सीमा बढ़ सकती है, जबकि शारीरिक गठन ताकत की नींव है, यह उसकी युद्ध क्षमता की मंजिल सुनिश्चित करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि शारीरिक गठन बहुत खराब है तो आध्यात्मिक शक्ति में सुधार करने का प्रयास दोगुने प्रयास से आधा परिणाम देगा। यदि आध्यात्मिक शक्ति अपर्याप्त है लेकिन शारीरिक संरचना बहुत मजबूत है, तो किसी की इच्छा शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकती है, जिससे शारीरिक समन्वय की कमी हो सकती है। निसंदेह उपरोक्त चेन की अलौकिक क्षमता को जागृत करने के बाद की अपनी समझ तक ही सीमित है। दूसरों की अलौकिक क्षमताएं उनसे भिन्न होती हैं, इसलिए स्थिति वैसी नहीं हो सकती। मेजबान चेन संविधान 7.8 मानव सीमा 1 है। आध्यात्मिक शक्ति 11.6 मानव सीमा 1 है। विशेष योग्यता संप्रभु अग्नि, जिसे दिव्य अग्नि भी कहा जाता है। इसका नाम अपर म्यास्मा है। सॉवरेन फायर। चेन की निगाहें थोड़ी संकुचित हो गईं। हे भगवान, उसे अचानक वह कहावत याद आ गई जो उसने दूसरी दुनिया में स्थानांतरित होने और इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने से पहले सुनी थी। हृदय संप्रभु अग्नि है, जिसे दिव्य अग्नि के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम अपर म्यास्मा है। गुरुदेव मिनिस्टर फायर है, जिन्हें एसेंस फायर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम मिडिल म्यास्मा है। क्यूई सागर पीपल्स फायर है, जिसका नाम लो म्यास्मा है। इन तीनों का संयोजन है समाधि सच्ची अग्नि। हालात का रंग पूरी तरह बदल गया है। अगर सिस्टम ने इस अलौकिक क्षमता को कोई अलग नाम दिया होता तो उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा होता, लेकिन यह संप्रभु अग्नि अजीब लगती है, चाहे आप इसे कैसे भी देखें।
सॉवरेन फायर के बारे में प्रणाली के परिचय का उल्लेख नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा संयोग है, लेकिन अगर यह वास्तव में संयोग नहीं है तो यह बुरा भी नहीं लगता। अपने पिछले जीवन में देखे गए साहित्य और किंवदंतियों में समाधि ट्रू फायर के वर्णन के बारे में सोचते हुए उन्हें अचानक लगा कि अगर सिस्टम झूठ नहीं बोल रहा था तो ये ठीक लग रहा था। यदि यह वास्तव में उसके लिए अन्य दो मैस्मा को जागृत करता है और सच्ची समाधि सच्ची अग्नि को संश्लेषित करता है तो इस सर्वनाश में उससे अधिक अद्भुत अलौकिक क्षमता किसके पास होगी। अहम बह गया। चेंजिए ने स्नान किया और जब उसने समय देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। अपनी अलौकिक क्षमता का उपयोग करने के बाद खपत काफी अधिक थी, इसलिए उसने किसी को कई लोगों के लिए देर रात का नाश्ता देने को कहा और सोने से पहले उसे खाया। अलौकिक क्षमता के साथ न केवल उसकी ताकत जाग उठी बल्कि उसकी भूख भी जाग उठी। सिस्टर जू, क्या ये चेन का स्थान मिल गया है? अगले दिन चेन ये जागने से पहले दोपहर तक सोए रहे। नहाने और दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद उसने वह प्रश्न पूछा जिसके बारे में वह सबसे अधिक चिंतित था जब उसने किंजू को देखा था। ये कल रात पाया गया। वह वर्तमान में एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अस्वस्थ महसूस करने के कारण हाल ही में घर पर छुट्टी पर है, लगभग 1 सप्ताह से आराम कर रहा है। वैसे मैंने कल किसी से ये चेन की फिर से सावधानीपूर्वक जांच कराई और पाया कि यह व्यक्ति लगभग 1 महीने पहले डोंडोगान घाट पर गया था। किंजुए ने चेन ये को एक दस्तावेज सौंपा। डोंडोगान घाट पूरे तियानहाई शहर में पहला स्थान था जहां विशेष राउंड वायरस दिखाई दिया था। अब तियानहाई शहर में दिखाई देने वाले लगभग सभी संक्रमित लोग वे हैं जो उस समय वहां थे। अमेरिका को देखते हुए डोंडोगान घाट पर संक्रमित लोगों का पहला बैच 1 सप्ताह पहले ही समूह में आना शुरू हो जाना चाहिए था। ये चेन ने 1 सप्ताह पहले अपनी कंपनी से छुट्टी मांगी थी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ये थोड़ा सा संयोग है। इसके अलावा इस व्यक्ति की किस्मत हाल ही में कुछ ज्यादा ही खराब रही है। 5 दिन पहले उसने एक लॉटरी टिकट खरीदा और 30 मिलियन से अधिक जीत लिया। परसों उसने ज़ेड बाजार में लापरवाही से एक पत्थर खरीदा और बर्फ की किस्म की शाही हरी ज़ेड को काटने में सक्षम हो गया और इसे 100 मिलियन से अधिक की भारी कीमत पर बेच दिया। 1 सप्ताह से भी कम समय में उनकी कुल संपत्ति कई 100 मिलियन तक पहुंच गई है, जिससे वह अपनी कंपनी के बॉस से भी अधिक अमीर हो गए हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में काफी लोगों ने उसे देखा है और उसके घर के पास निगरानी फुटेज में उसके आने और जाने के फुटेज भी मिल सकते हैं। वह किसी सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं दिखता है, इसलिए इस मामले के बारे में निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। फिलहाल ये पुष्टि हो गई है कि वह घर पर है। क्या हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए? अज्ञात खतरे हो सकते हैं। ठीक है, चलो गाड़ी तैयार करो। चेंजिए ने जानकारी पर नजर डाली और फिर उसे एक तरफ फेंक दिया। इस नवीनतम खुफिया जानकारी से उनका मानना था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ये चेन ने किसी प्रकार की अलौकिक क्षमता जागृत कर ली है। लेकिन ये बेकार था, वह अब उस तरह की चीज से नहीं डरता था। क्या यह महज एक अलौकिक क्षमता नहीं है? किसके पास नहीं है? 23 अध्याय 23 अपने बॉस को आकर मुझसे बात करने दो। लिटिल ये, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? तंग दालान में ये चेन बाहर निकला ही था कि वह मकान मालकिन के पास गया, जो इतनी मोटी थी कि वह एक गेंद की तरह लग रही थी। वह उसकी बातों पर मुस्कुराया और कहा, कंपनी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने हमें एक लंबा ब्रेक दिया है। क्या ऐसा है? मकान मालकिन ने कुछ दया से कहा। तो क्या आपको नई नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है? आपको इस महीने का किराया देना होगा, आप जानते हैं। ये सुनकर ये चेन की आंखें चमक उठी और उसने कहा, कोई जरूरत नहीं आंटी, मैं पिछले कुछ दिनों से दूसरी जगह तलाश रहा हूं और जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा। बाहर जाएं। मकान मालकिन की आवाज कई डेसिबल तक ऊंची हो गई। लिटिल ये, अनुबंध पर 1 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। यदि आप अभी बाहर जाते हैं तो जमा राशि वापस नहीं की जाएगी। अरे अपने आप को सूट करो। ये चेन ने मकान मालकिन से और कुछ कहने की जहमत न उठाते हुए उपहास किया और जाने के लिए मुड़ गई। ये सिर्फ 2000 युआन है ना? क्या आपको लगता है कि अब मेरे पास जेब खर्च की कमी है? इस छोटी सी रकम से मुझे ठगने की कोशिश की जा रही है, कितना देनीय है? अपार्टमेंट छोड़ने के बाद ये चेन अभी भी खुद पर व्यंग्य कर रहा था। फिर उसने एक टैक्सी बुलाई और सीधे पास के एक प्रसिद्ध विला आवासीय क्षेत्र के बिक्री केंद्र पर गया। मैं कुछ दिनों में किंग्या को प्रपोज कर रहा हूँ। हालांकि किंग्या पैसे की पूजा करने वाली महिला नहीं है, फिर भी मुझे वह घर और कार उपलब्ध कराने की जरूरत है जिसकी वह हकदार है। उसने अपने सामने बिक्री केंद्र को देखा जिस पर 4 बड़े अक्षर जियांगनान कोर्टयार्ड लिखे हुए थे। अपने कार्ड में शेष राशि के बारे में सोचते हुए ये चेन पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। आने से पहले ही उन्होंने कुछ शोध कर लिया था। ये मैजिक सिटी के सबसे महंगे आवासीय क्षेत्रों में से एक था। चाहे वह पर्यावरण हो, घर का डिजाइन हो या नवीनीकरण हो, सब कुछ शीर्ष स्तर का था। संपत्ति के दस्तावेज पर अपना और जाओ किंग्या का नाम लिखने की कल्पना करते हुए वह अपने कदमों में एक स्प्रिंग के साथ चलते हुए उत्साह की वृद्धि महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। हतारांकनो, सर, क्या आप यहाँ मकान देखने आए हैं? जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया एक बिक्री प्रतिनिधि ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। ये देखकर ये चेन थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सकी। उसने सोचा था कि चूंकि वह घर खरीदने के लिए साधारण कपड़े पहन रहा है, इसलिए उसे एक विशिष्ट उपन्यास की कहानी का सामना करना पड़ेगा जहां बिक्री कर्मचारी उसे नीची दृष्टि से देखेंगे और फिर वह दिखावा करने के लिए अपने पैसे नीचे पटक देगा और उनके चेहरे पर थप्पड़ मारेगा। हालांकि वास्तव में अधिकांश सेल्स पर्सन के पास स्पष्ट रूप से सामान्य ज्ञान होता है, विशेष रूप से ऐसी शीर्ष स्तरीय संपत्तियों में। उनके पेशेवर मानक काफी ऊंचे थे। अगर वह भिखारियों के कपड़े पहनकर भी अंदर आता तो भी वे मुस्कुराकर उसका स्वागत करते। जैसा कि तियानहाई में सबसे अच्छे आवासीय क्षेत्र की उम्मीद थी, यहाँ तक कि बिक्री कर्मचारी भी इतनी उच्च गुणवत्ता वाले हैं। ये चेन ने विक्रेता को घर के प्रकारों के बारे में विस्तार से बताते हुए सुना और चुपचाप उसे अपने दिल से धन्यवाद दिया। उसी समय उन्हें पता चला कि जियांगन कोर्टयार्ड के सभी विलाओं के डिजाइन अलग अलग थे। वहाँ 2 एक जैसे घर नहीं थे और हर इमारत का लेआउट अनोखा था। कुछ देर सुनने के बाद उन्हें थोड़ा वो महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने विक्रेता के परिचय को बीच में ही रोक दिया और सीधे पूछा, आपका सबसे महंगा घर किस प्रकार का दिखता है? सबसे महंगा? विक्रेता ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक मोटे ब्रोशर को उलट पलट कर एक फ्लोर प्लान निकाला। रेट्रो गार्डन शैली वाला यह बड़ा प्रांगण शायद हमारे यहाँ मौजूद सबसे महंगी इकाई है। शायद हाँ, क्योंकि यह बिक्री के लिए नहीं है। इसे पहले हमारी कंपनी के बॉस ने अपने निवास के लिए रखा था। हालांकि अब बॉस बदल गया है और आंगन खाली छोड़ दिया गया है। इसे बेचने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए एक विशिष्ट कीमत का अनुमान लगाना मुश्किल है। डिजाइन और सामग्री के मामले में यह निश्चित रूप से हमारे विकास में सबसे महंगा विला है। मैंने सुना है कि अकेले वार्षिक रखरखाव की लागत 30 से 40 मिलियन है। विक्रेता बहुत बातूनी थी और हालांकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह इमारत चेन को नहीं बेची जा सकती, फिर भी उसने धैर्यपूर्वक उसे इसका परिचय दिया। लेकिन वक्ता का कोई इरादा नहीं था, जबकि श्रोता का था। ये चेन की आंखें चमक उठी और वह और अधिक प्रलोभित हो गया। अंत में उसने मेज पर अपना हाथ पटक दिया और कहा, तो मैं इसे ले लूंगा। ये वाला? विक्रेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और तुरंत बोला, सर, यह आंगन बिक्री के लिए नहीं है। हालांकि ये चेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। बिक्री के लिए नहीं, बिक्री के लिए नहीं, जैसी कोई चीज नहीं है। जाओ अपने प्रबंधक को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। विक्रेता हंसने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सर, मैनेजर की कोई बात नहीं। हेड ऑफिस से फाइलों के बिना भले ही हमारा स्टोर मैनेजर आ जाए, वह इस प्रांगण को बेचने की हिम्मत नहीं करेगा। आप अन्य लेआउट पर नजर क्यों नहीं डालते? हाल ही में हमारे समुदाय में बिक्री के लिए कुछ अच्छे घर सूचीबद्ध किए गए हैं। जो लोग पहले वहां रहते थे वे मूल रूप से बड़े शॉट थे, या तो कंपनी के सीईओ या अधिकारियों के बड़े व्यक्ति। निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो आपको संतुष्ट करेगा। जब आप वहां रहते हैं तो आप अपने सामाजिक दायरे का विस्तार भी कर सकते हैं, क्या आपको नहीं लगता? वास्तव में उसका इससे कोई और मतलब नहीं था, वह बस यही चाहती थी कि ये चेन अन्य घरों पर विचार करे।
लेकिन ये शब्द ये चेन के कानों तक पहुंचे। बड़ी कंपनी के सीईओ और अधिकारियों के बड़े लोग इस प्रांगण को नहीं खरीद सकते, तो आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? ये चेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह अचानक खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर है कि मेरे पास पैसे नहीं है? विक्रेता अभी भी भ्रमित था और उसने तुरंत कहा, यह कैसे हो सकता है श्रीमान, मैं तो बस आपको अन्य घरों की सिफारिश करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या होगा अगर मैं इस पर जोर दूं? ये चेन का चेहरा उदास था क्योंकि उसने लापरवाही से अपना कार्ड कॉफी टेबल पर फेंक दिया था। अपनी कीमत बताएं, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। युवा सेल्सवुमन स्पष्ट रूप से पहली बार ऐसे ग्राहक से सामना कर रही थी। थोड़ी देर तक स्तब्ध रहने के बाद उसने तुरंत कहा, मैं हमारे स्टोर मैनेजर को ढूंढने जाऊंगी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। इतना कहकर वह तेजी से पीछे वाले ऑफिस की ओर चल दी। इस समय तक ये चेन ने जो हंगामा मचाया था उसने कई लोगों को सचेत कर दिया था। बहुत से लोग जो मकान देखने आए थे ऊपर से देख रहे थे और इशारा कर रहे थे। स्थिति का कारण समझने के बाद ये चेन की ओर उनकी निगाहें और भी अधिक तिरस्कार से भर गईं। हालांकि ये चेन थोड़ी सी भी परवाह किए बिना आराम से दबंग तरीके से सोफे पर बैठी थी। वे कहते हैं कि पैसा आदमी का साहस है और अब उसके पास ये प्रचुर मात्रा में था। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने केवल कुछ धन्यवाद भाई सुनने के लिए एक महिला स्ट्रीमर को लाखों का उपहार दिया था। एक घटिया घर की कीमत संभवतः कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक ये केवल कुछ 100 मिलियन ही है ना? यदि कुछ 100 मिलियन पर्याप्त नहीं है तो 1 बिलियन से अधिक पर्याप्त होना चाहिए, है ना? हालांकि ये चेन के पास 1 अरब से अधिक नहीं थे, लेकिन अब उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान था। उसने इस छोटे से पैसे को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं डाला। थोड़ी ही देर में चश्मा पहने एक मध्यम आयु वर्ग का परिष्कृत व्यक्ति आया और बोला, हे तारांगन सर, मैं जियांगन कोर्टयार्ड बिक्री केंद्र का स्टोर मैनेजर हूं जो जिनफैंग समूह की सहायक कंपनी यूनिजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन है। बिक्री स्टाफ अभी असभ्य था, किसी भी अपराध के लिए कृपया मेरी क्षमायाचना स्वीकार करें। सभी की नजरों के सामने एक स्टोर मैनेजर से सम्मानजनक माफी पाकर ये चेन ने तुरंत एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई, फिर लापरवाही से कहा, ये ठीक है, मैं उसे दोष नहीं देता। वह आंगन कैसे बेचा जाता है? क्या आप मुझे अब कीमत बता सकते हैं? यह स्टोर मैनेजर ने कुछ कठिनाई से कहा। वह प्रांगण विशेष रूप से हमारे जिनफेंग समूह के बॉस द्वारा आरक्षित किया गया था, इसलिए मुझे डर है कि इसे आपको बेचना सुविधाजनक नहीं है। अन्य प्रांगणों को क्यों न देखें? हालांकि ये चेन ने अब केवल सर्वोत्तम मिनरल वाटर पीने पर जोर दिया। वह घटिया मकान कैसे खरीद सकता है? उस गैर बिक्री आंगन को देखने के बाद अन्य घर स्पष्ट रूप से उसकी नजर में नहीं आ सके। बिना सोचे उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तो फिर आप अपने जिनफेंग ग्रुप के बॉस को मुझसे बात करने के लिए क्यों नहीं बुलाते और देखते कि क्या वह इससे अलग होने को तैयार है? स्टोर मैनेजर के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सर, क्या आप जानते हैं हमारा बॉस कौन है? 24 अध्याय 24 मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। आपका बॉस कौन है? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? ये चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानता था कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो न केवल धनवान हैं बल्कि उनके पास अपार शक्ति भी है। मगर इससे क्या? आखिरकार वह सिर्फ अमीर नहीं था। ये सुनकर स्टोर मैनेजर ने और कुछ नहीं कहा। जिनफेंग समूह के अध्यक्ष का नाम चेन मिंग था, जो तियानहाई शहर में एक बड़ा शॉट हुआ करते थे। लेकिन अब तियानहाई शहर में थोड़ी सी भी हैसियत रखने वालों में से कौन नहीं जानता था कि जिनफेंग समूह का असली मालिक चेन ये था। चेन परिवार का ये सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर चेन मिंग जैसा कोई मामूली पार्श्व शाखा वाला व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना की जा सके। वह एक ऐसा अस्तित्व था जिससे मिलने पर तियानहाई शहर के गवर्नर को भी शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार करना पड़ता था। उसके सामने वाला ग्रीनहॉर्न चेन ये को भी नहीं जानता था। वह स्पष्ट रूप से तियानहाई शहर के ऊपरी हलकों का हिस्सा नहीं था। भले ही वह एक घर खरीदने का सामर्थ्य रखता हो, फिर भी वह एक नवोदित से अधिक कुछ नहीं था। वह चेन्नई से मिलना चाहता था और उसे बेचने के लिए चेन्नई को घर से अलग करना चाहता था। उसे दर्पण में देखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वह योग्य है। क्या चेन परिवार के सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर के पास उस जेब पैसे की कमी है जो आप इस घर के लिए दे रहे हैं? बेशक एक सेवा स्टाफ सदस्य के रूप में पेशेवर नैतिकता से बाहर, हालांकि स्टोर मैनेजर अपने दिल में लगातार शिकायत कर रहा था, उसने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा। वह बस ये चेन को देखकर मुस्कुराया और फिर सुरक्षा को बुलाने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन ठीक इसी समय प्रवेश द्वार से एक स्पष्ट आवाज आई, मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूं, आप कौन हैं? स्टोर मैनेजर और ये चेन ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया और प्रवेश द्वार पर एक युवक को खड़ा देखा। युवक के पीछे सूट स्कर्ट पहने एक महिला चल रही थी। उसके खूबसूरत पैर काले रेशमी मोज़ों में लिपटे हुए थे जो अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक लग रहे थे। दोनों एक के बाद एक बिक्री कार्यालय में दाखिल हुए। ये चेन ने केवल उन पर नजर डाली, लेकिन उसकी नजर तुरंत किंजू पर पड़ी। स्टोर मैनेजर ने चेन को तुरंत पहचान लिया और तेजी से कहा, सबसे बड़े युवा मास्टर। चेन ने उसकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ क्या हो रहा है? स्टोर मैनेजर ने जल्दी से मामले की पूरी जानकारी संक्षेप में दी और बिना बड़ा चढ़ाकर बताया, इसे बिल्कुल वैसा ही बताया जैसा घटित हुआ था। ये सुनने के बाद चेन ने भौहें उठाई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल अपना हाथ लहराया, अपने काम पर वापस जाओ, मैं इसे यहाँ संभाल लूंगा। इतना कहने के बाद वह सीधे चेन के पास चला गया और बिना किसी समारोह के उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। मैं चेन हूँ, जिनफेंग ग्रुप का बॉस। आप मुझसे मिलना चाहते थे? ये चेन की नजर आखिरकार किंजुए से हट गई। ऐसा नहीं था कि वह चेन के साथ ठीक से संवाद करने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बल्कि यह था कि किंजू पर हल्की जानलेवा आभा ने उसे असहज महसूस कराया था। चूंकि चेन ये बोलने लगे, इसलिए उन्होंने पीछे हटने का अवसर लिया। ये चेन अपने सामने वाले व्यक्ति को देखकर ये चेन विनम्रता से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। उनकी कलाई पर लगभग $10 मिलियन का रॉयल ओक बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था। इस आदमी ने अपने दाहिने हाथ में जो घड़ी पहनी हुई थी उसे देखकर चेन का मुंह हो गया, लेकिन उसने इस ओर इशारा नहीं किया और विनम्रता से अपना हाथ हिला दिया। हालांकि उसके मन में पहले से ही इस व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक समझ थी। यहाँ पहुंचने के बाद से उनके कार्यों की श्रृंखला को देखते हुए ये निसंदेह एक नई शुरुआत थी जिसमें दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन अगर कोई कहे कि वह मूर्ख था तो जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। चेन के विचार में ये व्यक्ति न केवल मूर्ख था बल्कि वास्तव में काफी चतुर था, कम से कम फैन हुआन जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक चतुर था, जो सोचता था कि वह चतुर था। यहाँ उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से कहें तो समझ से परे अचानक शक्ति प्राप्त करने के बाद अहंकार की अभिव्यक्ति मात्र था। उनके अहंकार की जड़ जागरूकता की कमी थी। यह उसकी पिछली निम्न सामाजिक स्थिति और जानकारी तक पहुंच की कमी के कारण उत्पन्न हुआ परिणाम था, जो वास्तव में व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित नहीं करता था। हाल के दिनों में अपनी जागृत अलौकिक क्षमता का उपयोग करके धन संचय करने के उसके तरीकों को देखते हुए यह व्यक्ति निश्चित रूप से मूर्ख नहीं था। आखिरकार हर कोई अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से लक्षित किए बिना एक सप्ताह से भी कम समय में करोड़ों की कमाई करने की अलौकिक क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकता है। पैसा कमाने के लिए अलौकिक क्षमता का उपयोग करना कोई विशेष कौशल नहीं है, ऐसा करते समय पकड़े न जाना ही असली कौशल है। केवल इस बिंदु को देखते हुए ये चेन सरल नहीं था। मेरी नजर आपके जियांगनान प्रांगण के सबसे बड़े प्रांगण पर है। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री चेन इसे छोड़ने को तैयार होंगे। खुशियों के बाद ये चेन सीधे मुद्दे पर आए। ये सुनकर चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा। कीमत परक्रम्य है। कीमत? चेन मुस्कुराए, क्या ख्याल है कि मिस्टर जिनफिंग ग्रुप में मेरे लिए काम करने आए और मैं आपको यह आंदन उपहार के रूप में दे दूं? ये चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, कुछ भ्रमित हुआ और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? वस्तुतः आखिरकार मिस्टर ये के पास जो विशेष योग्यता है वह उस कीमत के लायक है। चेन ये सोफे पर पीछे की ओर झुक गया, उसकी अभिव्यक्ति मजाक उड़ा रही थी। ये चेन चौंक गया, उसने तुरंत अनुमान लगाया कि चेन ये किस बात का जिक्र कर रहा था।
लेकिन चेन्नई को क्यों पता चलेगा कि उसके पास अलौकिक क्षमता है? एक पल के लिए लगभग झिझकते हुए उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। कौन सी विशेष योग्यता? मैं नहीं जानता। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चेन्नई की आधी मुस्कुराती अभिव्यक्ति को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह मूर्ख थे और उन्होंने सीधे तौर पर खुद को दोषी ठहराया था। गहरी सांस लेते हुए ये चेन की आंखों में एक भयंकर दृष्टि चमक उठी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी दुर्भावना पर कार्रवाई कर पाता, उसने अपने बगल में किंजू की हल्की खांसी सुनी। अवचेतन रूप से देखने पर उसे एहसास हुआ कि किंजू का हाथ किसी समय उसके हैंडबैग में पहुंच गया था। बैग की जिप के माध्यम से वह अंदर एक गहरी चमक के साथ चमकती बंदूक के हैंडल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये चेन भी 2 बार खान से उनकी आंखों का उग्र भाव गायब हो गया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे ठीक है मिस्टर चेन, मजाक कर रहे हैं। ये सब अभी एक गलतफहमी थी। मैं अंधा था और एक वरिष्ठ को पहचानने में असफल रहा। जैसे ही वह बोला, वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आपको परेशान करने के लिए मुझे सचमुच खेद है। मैं अभी चला जाऊंगा। तुम्हें अब आंदोलन नहीं चाहिए। चेन्नई ने उसे घबराहट में जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मुझे अचानक याद आया कि मुझे घर पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं अगली बार देखने आऊंगा। मिस्टर चेन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेजी से आगे बढ़ गया। जो दर्शक नाटक देख रहे थे और इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, वे ये देखकर हंस पड़े। चारों ओर तीखी हंसी सुनकर ये चेन को ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर सुइयां चुभ गई हो, लेकिन उसने भड़कने की हिम्मत नहीं की। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि उसने बिक्री कार्यालय नहीं छोड़ दिया। सड़क के किनारे एक टैक्सी रुकी और उसमें चल गया, लेकिन उसे अभी भी डर महसूस हो रहा था। एक बंदूक, उसे 100% यकीन था कि यह असली बंदूक थी। किस तरह के व्यक्ति के अंगरक्षक होते हैं जो बाहर जाते समय बंदूकें लेकर चलते हैं? उसने सोचने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था कि यह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपने वर्तमान चरण में भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और जिस बात ने उसे सबसे अधिक भयभीत कर दिया वह ये थी कि चेन ये जानता था कि उसके पास एक अलौकिक क्षमता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दुनिया में अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसके पास अचानक विशेष योग्यताएं आ गई हैं? ये सोचते हुए ये चेन को लगा कि जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, संभावना उतनी ही अधिक थी। पिछले कुछ दिनों में अपने कार्यों के बारे में सोचते हुए और अभी चेन्नई की नजर जो सब कुछ देख रही थी, उसे और अधिक डर लगने लगा। सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर, ये व्यक्ति सरल नहीं है। क्या उसे इतनी आसानी से जाने देना उचित है? क्या हमें उस पर नजर रखने के लिए किसी को बुलाना चाहिए? किंजुए ने उस दिशा में देखा जहां ये चेन ने छोड़ा था और गहरी आवाज में कहा, आप किसी को उस पर नजर रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उस पर नजर न रखें जैसा कि हम फेंगहुआन के साथ करते हैं। उसे खोज लिया जाएगा। बस उसके ठिकाने का सामान्य ट्रैक रखें। चेन्नई ने अपना सिर हिलाया और कहा। तुरंत एक सिस्टम पैनल जिसे केवल वह देख सकता था धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। आपके आसपास भाग्य के एक बच्चे का पता चला। मिशन को पुनर्गठित किया गया है। मिशन, नियति के बच्चे ये चेन को मारें। कृपया ध्यान दें, भाग्य के बच्चे का भाग्य अत्यधिक उच्च होता है और उसे बिना सोचे समझे नहीं मारा जा सकता। आपको उसके भाग्य को कम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में आक्रोश मूल्य जमा करने की आवश्यकता है, इससे पहले कि उसे मारने की संभावना हो। भाग्य के बच्चे ये चेन का वर्तमान आक्रोश मूल्य 100, हत्या की सफलता दर 1%। 25 अध्याय 25 एक शक्तिशाली गठबंधन। डिंग, कार्य प्रगति अपडेट की गई। आपने ये चेन से 100 आक्रोश मूल्य प्राप्त किया है। आक्रोश मूल्य के 100 अंक। क्या वह डरा हुआ था या ये सार्वजनिक रूप से हुए असहनीय अपमान के कारण हुआ? चेन ये थोड़ा भ्रमित महसूस करते हुए सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखा। हालांकि आज की इस यात्रा ने एक बात की पुष्टि की, ये चेन वास्तव में नियति का तथाकथित बच्चा है और वह विशेष क्राउन वायरस से संक्रमित होने वाले और अलौकिक क्षमता को जागृत करने वाले पहले लोगों में से एक है। फिर चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। अर्थात शेनयांसी नियति के इस बच्चे ये चेन के हाथों से सपनों का फूल कैसे प्राप्त कर सकता था? वह उस देवी की सबसे अच्छी दोस्त है जिसकी ये चेन प्रशंसा कर रही है। तार्किक रूप से कहें तो ये चेन के पास उसे इतना खजाना देने का कोई कारण नहीं है ना? जैसे कि क्या ये चेन को इसकी कीमत नहीं पता? यह असंभव है। उनके हाल के अनुभवों का विश्लेषण करते हुए ये देखना कठिन नहीं है कि ये चेन द्वारा जागृत अलौकिक क्षमता का पता लगाने के प्रकारों की ओर झुकाव होना चाहिए। इसे इस तथ्य से आसानी से देखा जा सकता है कि वह हमेशा विभिन्न ब्लाइंड बॉक्स से सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होता है। उसके लिए ये जानना असंभव है कि स्वप्न का फूल एक असाधारण खजाना है। क्या ये संयोग से है, किसी अन्य कारण से? क्या वास्तव में एक से अधिक स्वप्न के फूल हो सकते हैं? चेन ये एक अप्रत्याशित संभावना के बारे में सोचते हुए रुक गए। यदि फेंगहुआन मौजूद होते और उन्हें इस विश्लेषण के बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से मौके पर ही चिल्लाते कि इसमें कोई धोखा हुआ है। यहाँ तक कि एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति के रूप में उनके पास केवल आधा अधूरा ज्ञान और सुनी सुनाई बातें थी, फिर भी चेन ने ऐसा ही अनुमान लगाया था। निसंदेह चेन ये निश्चित नहीं थे, बस उन्होंने सोचा कि यह एक संभावना है। बाद में उन्हें लगा कि इस चीज़ का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया। वैसे भी उसने पहले ही लियानची वेटलैंड पार्क खरीद लिया था, इसलिए एक बार पार्क को सील कर दिया गया तो उसे स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि सपनों के फूल के साथ क्या हो रहा था। जबकि चेन ये सक्रिय रूप से ये चेन की तलाश कर रहा था। एक परिचित निर्माण स्थल में फेंगहुआन अकेले अपने घावों को चाट रहा था। कुछ दिन पहले किंजू की गोली का घाव जो उसकी छाती को पार कर गया था अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और अब वह फिर से फट गया था क्योंकि वह घबराहट में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब उनके कंधे पर एक और गोली लगी थी। इस बार वह पहले की तरह भाग्यशाली नहीं था जहां ये केवल एक घाव था जिसमें कोई बड़ी समस्या नहीं थी। गोली उसके कंधे में लगने के बाद सीधे उसके शरीर के अंदर फट गई, जिससे उसके दाहिने कंधे के पीछे एक शिशु की मूर्ति के आकार का छेद हो गया जिसके अंदर मांस और खून धुंधला हो गया था और यहाँ तक कि हड्डी भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। पहले उसके घावों के इलाज में मदद करने के लिए शेनयांसी था, लेकिन इस बार वह केवल डूम्सडे में सीखे गए कुछ प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान से ही खुद को बचा सका। कच्ची परिस्थितियों में उन्होंने घाव को कीटाणुरहित करने के लिए लकड़ी की राख का उपयोग किया, फिर इसे हवा के सामने छोड़ दिया। इस डर से पट्टी बांधने की हिम्मत नहीं की कि इसे लपेटने से इसे सांस लेने से रोका जा सकेगा और यह सड़ जाएगा। तीव्र दर्द ने फेंगहुआन की नसों को उत्तेजित कर दिया, लेकिन इससे उसका दिमाग स्पष्ट हो गया। पिछले कुछ दिनों की हर बात पर ध्यान से विचार करते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि हल्की घटनाएं कुछ ज्यादा ही संयोगपूर्ण थीं। होटल के प्रवेश द्वार से शुरू करते हुए जहां चेन ने उसे याद करने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि लापरवाही से उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया, जिससे उसकी डूम्सडे की तैयारी की योजना लगभग विफल हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह एक अजीब चक्र में गिर गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या योजना सोची या क्या तैयारी की। हर बार जब भी उसे अवसर की झलक और कुछ सुधार दिखाई देता तो उसके सिर पर वार किया जाता और उसे उसकी मूल स्थिति में वापस ला दिया जाता। और इन सबके पीछे का गुनहगार एक शख्स की ओर इशारा किया। चेन परिवार का सबसे बुजुर्ग युवा मास्टर, जिसे वह इस स्तर पर या यहाँ तक कि प्रलय के दिन के बाद लंबे समय तक एक बार पुनर्जन्म होने के बाद भी उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या वह पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति भी हो सकता है? फेंगजुआन के दिल में एक बेतुका विचार पैदा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही से इनकार कर दिया। असंभव। अगर वह वास्तव में एक पुनर्जन्म वाला व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से चेन परिवार की शक्ति का उपयोग अवसरों की सभी पहली लहर पर एकाधिकार करने के लिए कर रहा होता, जो प्रलय का दिन आने पर दिखाई देती थी। वह विशेष रूप से मुझे निशाना बनाने क्यों आएगा? फेंगजुआन में अभी भी आत्म जागरूकता थी। अपने पिछले जीवन में वह महज एक महत्वहीन छोटा पात्र था। अंत में चेन परिवार के एक मालिक ने चेन परिवार के अन्न भंडार को लूटने की कोशिश करते समय उसे मार डाला।
डूम्सडे में ऐसे विवादों के कारण चेन परिवार के हाथों अनगिनत लोग मारे गए और उनके पिछले जीवन के चेन को तियानहाई के बेताज राजा के रूप में जाना जाता था। शायद उनके जैसे छोटे चरित्र का नाम भी नहीं जानते थे, इसलिए उनके लिए पुनर्जन्म लेना और उन्हें निशाना बनाना संभव था। उन्होंने फिर से सोचा और मोटे तौर पर मामले की सामान्य रूपरेखा तैयार की। फेंग हुआन के विचारों के अनुसार चेन के साथ प्रारंभिक संघर्ष उसकी अपनी आत्मा पराजित कार्रवाई थी, जो एक पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की दूरदर्शिता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि लोग सबसे अप्रत्याशित जानवर हैं और इसके बजाय खेला जा रहा था जो एक संयोग घटना से संबंधित था। और बाद में जो परिवार को निशाना बनाने वाले चेन ये शायद जानबूझकर उसे निशाना नहीं बना रहे थे, लेकिन संसाधन इकट्ठा करते समय जो परिवार बहुत अनियंत्रित था और चेन परिवार को नाराज कर दिया। परिणाम स्वरूप चेन परिवार द्वारा उनका सफाया कर दिया गया, बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार दिया गया और वह सिर्फ एक सहायक था। तभी शायद चेन ने उस पर ध्यान दिया और यह जानने के बाद कि वह मरा नहीं है, उसे चुप कराने के लिए उसे मारने के लिए किसी को भेजा और फिर कल वह कुछ खरीदने के लिए नीचे गया और उसका पता चल गया। इस तरह सोचते हुए फेंग हुआन को अचानक फिर से प्रबुद्ध महसूस हुआ। ये सब एक मायने में वास्तव में एक कारणात्मक संबंध था और चेन परिवार उसके जैसे एक सामान्य व्यक्ति को हवा में निशाना नहीं बना रहे थे। इस तर्क के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेन यानसी ने उसे धोखा दिया। आखिरकार चेन परिवार उसे चुप कराने के लिए उसे मारना चाहता था और शेन यानसी को रिश्वत देने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस मामले में शेन यानसी अभी भी भरोसेमंद है। फेंग जुबान की आंखें थोड़ी सी खुल गईं उसके खून से सने घाव को देखते हुए और उसने सोचा घाव बहुत गंभीर है, ये किसी भी समय संक्रमित हो सकता है और यह एक बंदूक की गोली का घाव है। सामान्य डॉक्टर इसका इलाज करने की हिम्मत नहीं करते हैं और अस्पताल जाने पर निश्चित रूप से चेन परिवार द्वारा इसकी खोज की जाएगी। मुझे अभी भी शेन यानसी को ढूंढना है, लेकिन इस बार मैं फिर से मौत से बच गया। चेन परिवार शायद और अधिक सख्ती से पीछा करेगा, भले ही शेन यानसी को फंसाया न जाए। मुझे डर है कि चेन परिवार के लोग अब उसे देख रहे होंगे, मुझे एक रास्ता खोजना होगा। ये सोचते हुए फेंग हुआन की आंखें अचानक चमक उठी। समझ गया, शेन यानसी को ढूंढने से काम नहीं चलेगा, लेकिन वह शेन यानसी के दोस्त को ढूंढ सकता है। अगर मुझे ठीक से याद है तो मेडिकल सेन की पिछली जिंदगी में उसकी एक सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम लगता है झाओ क्विंग्या। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि दोनों के पिता अपने शुरुआती वर्षों में अस्पताल में काम करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। झाओ क्विंग्या एक डॉक्टर भी हैं। वह शेन यानसी से 3 साल बड़ी हैं। समय के अनुसार वह 25 वर्ष की है और उसे पहले से ही अस्पताल में काम करना चाहिए। और झाओ क्विंग्या का पीछा करने वाला वह हत्यारा सितारा ये चेन है। ये चेन के बारे में सोचते हुए फेंग हुआन की आंखों में फिर से रोशनी आ गई। मेडिकल संत शेन यानसी के विपरीत जो प्रलय के दिन से पहले एक सामान्य व्यक्ति थे, वह अच्छी तरह से जानते थे कि हत्या करने वाला सितारा ये चेन, जिससे हर कोई प्रलय के दिन में डरता था, ने प्रलय के दिन से पहले ही अपनी अलौकिक क्षमता को जागृत कर लिया था। प्रलय के दिन के आगमन के बाद वह स्वप्न के फूल से मृत्यु का प्रतिनिधित्व करने वाले फूल को प्राप्त करने के बाद तेजी से ऊपर उठा। इसके बाद उन्होंने एक बहुत छोटी सेना की स्थापना की। तियानहाई के आसपास के इस क्षेत्र में वह उन कुछ ताकतों में से एक थी जिन्होंने चेन परिवार को चुनौती देने का साहस किया और उन्हें मिटाया नहीं जा सका। मदद के लिए झाओ क्विंग्या को खोजने के लिए शेन यानसी के रिश्ते का उपयोग करना और फिर झाओ क्विंग्या के माध्यम से ये चेन को जानना। मैं भविष्य में ये चेन तक ऊंची चढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वर्तमान ये चेन असंभव नहीं हो सकता है। जब समय आएगा मैं ये चेन के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा और ये तियानहाई जरूरी नहीं कि उसके चेन परिवार द्वारा तय किया जाए। योजना सफल। 26 अध्याय 26 डॉक्टर झाओ मुझे बचा लो। तियानहाई सेंट्रल अस्पताल स्त्री रोग विभाग। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। हतारान करो। क्या डॉक्टर? झाओ परामर्श कक्ष में है। झाओ क्विंग्या जो अपने सामने मेडिकल चार्ट को देखकर भौहें चढ़ा रही थी, उसने दरवाजे पर आवाज सुनकर सहजता से ऊपर देखा। उसने देखा कि डिलीवरी यूनिफॉर्म और मास्क पहने एक युवक वहां खड़ा है। मैं झाओ क्विंग्या हूं, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? किसी ने मुझसे आपको फूल पहुंचाने के लिए कहा था। डिलीवरी मैन एक गुलदस्ता लेकर परामर्श कक्ष में चला गया और इधर उधर देखता रहा। अभी लंच ब्रेक था और अंदर कोई नहीं था। फूल। झाओ क्विंग्या ने डिलीवरी मैन की ओर देखा, उसकी भौं थोड़ी सी खुल गई। ये चेन? मुझे नहीं पता। उन सज्जन ने मुझे अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे आपको एक संदेश देने के लिए भी कहा। जैसे ही डिलीवरी मैन ने बात की, उसे यह संदेश थोड़ा शर्मनाक लगा। इधर उधर झांकने के बाद उसने परामर्श कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। झाओ क्विंग्या ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और ठंडे स्वर में कहा, आगे बढ़ो। एक बार जब तुम काम पूरा कर लो तो फूलों को मेरे लिए बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। अगर ये चेन खुद आती तो वह अब तक उसे बाहर निकाल चुकी होती, लेकिन चूंकि यह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय था जो अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह उसे भगाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। ठीक है। फेंग हुआन ने दरवाजा बंद किया, झाओ क्विंग्या के सामने वाली कुर्सी पर चला गया, बैठ गया, अपना मुखौटा उतार दिया और फुसफुसाया, डॉक्टर झाओ मुझे बचा लो। आपका क्या मतलब है? झाओ क्विंग्या की नजर तेज हो गई। एक उत्कृष्ट डॉक्टर के रूप में उसकी प्रवृत्ति ने उसे तुरंत बता दिया कि कुछ गड़बड़ है। उस आदमी का चेहरा बहुत पीला था, रक्तहीन, भूतिया सफेद। मैं शेन यानसी का दोस्त हूं। कुछ परिस्थितियों के कारण मेरी तलाश की जा रही है। संभव है कि कुछ लोग उसके घर पर नजर रख रहे हों, इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। हालांकि मैं गंभीर रूप से घायल हूं और मुझे इलाज की तत्काल आवश्यकता है। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि आप भी एक डॉक्टर हैं, इसलिए मैंने यहां आने की स्वतंत्रता ली। फेंग हुआन ने तेजी से कहा। बोलते बोलते उसने वह जैकेट उतार दी जो उसने एक डिलीवरी मैन से छीनी थी। उसने नीचे कुछ और नहीं पहना हुआ था। जब फेंग हुआन पलटा तो उसके कंधे पर लगी भयानक गोली का घाव सीधे झाओ क्विंग्या के सामने आ गया। पौधे की राख से काले विकसित मांस को देखकर अनुभवी झाओ क्विंग्या भी हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन एक क्षण बाद उसने गंभीरता से कहा, आप यानसी के दोस्त हैं, आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? फेंग जुबान ने एक पल के लिए सोचा और अपनी छाती के चारों ओर की पट्टियां खोल दी। अंदर वह घाव था जिसका इलाज शेन यानसी ने किया था। टांके अभी तक नहीं हटाए गए थे। जहां तक वह जानता था, चिकित्सा संघ के रूप में शेन यानसी के चिकित्सा कौशल असाधारण थे। उसके इलाज के तरीके अपरंपरागत थे, इसलिए घावों के इलाज का उसका तरीका संभवतः अन्य डॉक्टरों से अलग था। वह स्वयं इसे समझ नहीं पाया, लेकिन एक विशेषज्ञ को यह बताने में सक्षम होना चाहिए। निश्चित रूप से घाव पर टांके देखने के बाद झाओ क्विंग्या की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने सिर हिलाया और कहा, यह वास्तव में यानसी की करतूत है, लेकिन मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? आप उसके दोस्त हो सकते हैं या कुछ और भी, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों घाव, अगर मैं गलत नहीं हूं, दोनों बंदूक की गोली के घाव हैं। जियादेश में केवल 2 कारण है कि किसी को बंदूक की गोली का घाव होता है और वह बोलने की हिम्मत नहीं करता है। एक तो ये कि अधिकारी आपकी तलाश कर रहे हैं, आप भगोड़े हैं और आपकी मदद करना अपराध होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग आपका शिकार कर रहे हैं वे बहुत शक्तिशाली हैं और अगर आप मदद के लिए पुलिस के पास गए तो भी आप मर जाएंगे। आपकी मदद करने का मतलब है खुद को इस झंझट में घसीटना। भले ही यानसी और मैं करीबी दोस्त हैं, लेकिन आप उसके नहीं हैं। मुझे आपके लिए इतना जोखिम क्यों उठाना चाहिए? उसने एकदम से मना नहीं किया, नहीं वह निष्ठाहीन थी, वह कारण पूछ रही थी। फेंग हुआन को तुरंत राहत महसूस हुई, साथ ही वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। हालांकि झाओ क्विंग्या और शेन यानसी के पिता डॉक्टर थे जिन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में एक साथ काम किया था। शेन यानसी के पिता अधिक शुद्ध दिल वाले थे, जबकि झाओ क्विंग्या के पिता अधिक गणना करने वाले थे। अब शेन यानसी के पिता अपने क्षेत्र में एक अग्रणी विशेषज्ञ थे और झाओ क्विंग्या के पिता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह तियानहाई शहर के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख थे। पिता के ऊंचे पद पर होने के कारण उनके परिवार के पास काफी शक्ति थी।
यही कारण है कि झाओ क्विंगया इतना निडर था। यदि उसके पिता शेन यान्सी की तरह एक शुद्ध डॉक्टर होते तो झाओ क्विंगया अपने व्यक्तित्व के कारण कभी भी ऐसी परेशानी को चुनना नहीं चाहती। आखिरकार अधिकांश लोग शेन यान्सी की तरह नहीं थे, उन्हें रोमांच की तलाश में उतना आनंद नहीं आया। क्योंकि मैं एक बड़े रहस्य को जानता हूँ, यही कारण है कि मेरा शिकार किया जा रहा है, फिर भी यह कुछ ऐसा है जो हर किसी को प्रभावित करता है, फैंग हुआन ने धीमी आवाज में कहा। फिर झाओ क्विंगया की हैरान निगाहों के नीचे उसने प्रलय के दिन के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। उन्होंने इस युक्ति का अनगिनत बार प्रयोग किया था, लेकिन भले ही ये तरकीब पुरानी हो, ये निश्चित रूप से प्रभावी थी। यदि उन्होंने ये कहानी आम लोगों को बताई तो वे निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन चाहे वह जो परिवार हो या बाद में शेन यान्सी और झाओ क्विंगया, वे या तो शक्तिशाली परिवारों से थे या स्वयं संबंधित उद्योगों में थे। एक बार जब उन्हें उसकी जानकारी मिल गई और उसे हाल की घटनाओं के साथ जोड़ दिया गया तो वे तुरंत इसकी सच्चाई की पुष्टि कर सकते थे। वे ही इसे खरीदने की सबसे अधिक संभावना वाले थे। निश्चित रूप से झाओ क्विंगया खुद एक डॉक्टर थी और उनके पिता तियानहाई चिकित्सा विभाग में एक बड़े अधिकारी थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से हाल ही में प्रचलित विशेष क्राउन वायरस की कुछ समझ थी। फैंग जुबान की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत ही इसमें 70 से 80% विश्वास कर लिया। ऐसी बातें जानने के बाद शिकार किया जाना सामान्य बात है। झाओ क्विंगया ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसकी कलाई पर बंधी अति सुंदर महिला घड़ी पर नजर डाली। अब समय आ गया है, मुझे अब काम से निकल जाना चाहिए। यदि आप बाद में निकलते हैं तो परामर्श कक्ष का दरवाजा बंद करना याद रखें। इसके साथ ही वह खड़ी हो गई और फैंग हुआन की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे से चली गई। जहां तक फैंग शुआन के इलाज की बात है, उसने इसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया। फैंग जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ। झाओ क्विंगया का अर्थ स्पष्ट था, उसके लिए इलाज या टाँके लगाने में मदद करना संभव था। लेकिन परामर्श कक्ष में चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण वही थे। यदि फैंग हुआन उनका उपयोग करना चाहता तो वह उसे नहीं रोकती। हालांकि यह एक स्त्री रोग विज्ञान कक्ष था, लेकिन इसमें बुनियादी सूजनरोधी दवाओं, पट्टियों आदि की कमी नहीं थी। ये देखकर फैंग जुबान ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, फिर अलमारियों में आयोडीन और अल्कोहल जैसी चीजें, साथ ही एक मेडिकल किट भी ढूंढी। तीव्र दर्द को सहते हुए उसने अपने घावों से काले पौधे की राख को धोने के लिए शराब का इस्तेमाल किया, फिर उन पर दवा छिड़की। उसने अपने दांत भींच लिए और घावों को पट्टियों में लपेटने से पहले एक एक करके टेढ़ा मेढ़ा टाँका स्वयं ही लगाया। पूरी प्रक्रिया के दौरान फैंग हुआन को दर्द के कारण ठंडा पसीना आ गया, लेकिन प्रलय के दिन के कई वर्षों तक संघर्ष करने के बाद वह दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से इसे सहन करने में कामयाब रहा। ये झाओ क्विंगया उम्र में बड़ी है और शेन यान्सी की तरह भोली और आसानी से मूर्ख बनने वाली नहीं है। उसके साथ संबंध स्थापित करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सौभाग्य से तत्काल चोटों से निपट लिया गया है। मैं अगले कदम की सावधानीपूर्वक योजना बना सकता हूँ, शायद मैं ये चेन के साथ शुरुआत कर सकता हूँ। अपने घावों पर पट्टी बांधने के बाद फैंग हुआन ने एक बार फिर अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि झाओ क्विंगया के अस्पताल छोड़ने के तुरंत बाद उसे एक फोन कॉल आया था। कॉलर आईडी पर शेन यान्सी नाम देखकर उसने तुरंत उत्तर देना चुना। क्या फैंग जुबान नाम का एक लड़का आपसे मिलने गया था? क्या वह आपके लिए कोई विस्फोटक समाचार लेकर आया था? ये कैसा था? घबराहट हो रही है? क्या अब आपको बहुत पसीना आ रहा है बहन? हे। डॉट 27 अध्याय 27। मुझे लग रहा है कि आप वास्तव में इसका आनंद ले रहे हैं। फोन के दूसरे छोर पर शेन यान्सी के चिढ़ाने वाले स्वर को सुनकर, जिसमें घबराहट का कोई संकेत भी नहीं था, झाओ क्विंगया ने अपने माथे पर कुछ काली रेखाएं विकसित की और तिरछे ढंग से जवाब दिया, तुम क्या खेल रहे हो? हालांकि वह शुरू से अंत तक शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन फैंग जुबान पर खूनी जख्मी घावों को देखने और अचानक ये जानने के बाद कि प्रलय का दिन करीब आ रहा था, उसके लिए घबराना संभव था। हालांकि अब शेन यान्सी के शब्दों को सुनकर वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। गलत मत समझो, सब कुछ सच है। ये सिर्फ फैंग हुआन है, वह थोड़ा खास है। किसी भी मामले में वह निश्चित रूप से बाद में आपकी तलाश जारी रखेगा। शेन यान्सी ने जल्दी से कहा। विशेष? वह किस प्रकार विशेष है? ये सुनकर झाओ क्विंगया की दिलचस्पी बढ़ गई। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को किसी से भी बेहतर जानती थी। वह लगभग एक राक्षसी अस्तित्व थी और दुनिया में बहुत कम चीजें थीं जो उसका ध्यान आकर्षित कर सकती थीं। उन्हें किसी को विशेष के रूप में वर्णित करते हुए सुनना बेहद दुर्लभ था। इससे झाओ क्विंगया, जिनकी इस मामले में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, कुछ दिलचस्पी महसूस करने के अलावा मदद करने में असमर्थ हो गए। यह एक लंबी कहानी है और मेरे पास केवल एक अनुमान है, पूरी तरह से निश्चित नहीं। वैसे भी मैं एक एहसान मान रहा हूँ। शेन यान्सी ने हंसते हुए कहा, अगली बार जब वह तुम्हें ढूंढने आए तो वह जो भी मांगे उसके लिए सहमत हो जाना, लेकिन इतनी आसानी से सहमत मत होना ताकि खुद को धोखा न देना पड़े। झाओ क्विंगया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो? अगर वह मेरे साथ सोना चाहे तो क्या होगा? मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। क्या मैं सहमत हो सकता हूँ? चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। भले ही वह तुम्हारे साथ सोना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं सोएगा। वह निश्चित रूप से चाहेगा कि तुम ये चैन के साथ सो। शेन यान्सी ने दूसरी ओर से गंभीरता से कहा, इसके अलावा अगर वह आपके साथ सोने के लिए भी कहता है तो क्या? ऐसा नहीं है कि आपको वास्तव में उसके साथ सोना होगा क्योंकि आप सहमत थे। आप जानते हैं कि साथ खेलने का क्या मतलब है ना? बकवास। मैं एक निर्दोष युवती हूँ, क्या मैं इस तरह की बात से सहमत हो सकती हूँ? ओह, चिंता मत करो, वह निश्चित रूप से ऐसा अनुरोध नहीं करेगा। शेन यान्सी ने क्रॉसली कहा। विषय बदलते हुए उसने एक शरारती हंसी उड़ाई। मैं हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी हर तरह से बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप अब एक निर्दोष युवती नहीं बनना चाहते हैं तो मैं उसे आपसे मिलवा सकती हूँ। वह निश्चित रूप से एक साथी के लिए आपके सभी मानदंडों को पूरा करता है। भाड़ में जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समाप्त हो चुकी कॉल को देखते हुए शेन यान्सी ने चेनिए के सामने असहाय होकर कंधे उचकाए। हो गया? क्या आप मुझे हमेशा दूसरों के लिए गड्ढे खोदने जैसे विवेकहीन काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते? जबरदस्ती। चेनिए ने बाहें उठाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं? हालांकि यह महिला मनोविज्ञान और अभिनय दोनों में शीर्ष स्तर की थी और कोई भी उसकी बाहरी उपस्थिति से कुछ भी नहीं बता सकता था। चेनिए को एक स्पष्ट एहसास था कि वह फैंग हुआन को दूसरों के खिलाफ खड़ा करने की उम्मीद कर रही थी। इस प्रत्याशा का मतलब यह नहीं था कि वह स्वाभाविक रूप से दुष्टि या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना का आनंद लेती थी, बल्कि उसे संभवतः फैंग हुआन के विशेष स्वभाव का एहसास हो गया था और वह इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि चेनिए उसे कैसे निशाना बनाएगी। हालांकि चेनिए पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। आखिरकार वह सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए बड़ी मात्रा में सुरागों के साथ साथ खुद द्वारा एकत्र किए गए सबूतों के कई टुकड़ों के माध्यम से केवल यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि फैंग हुआन एक पुनर्जन्मित व्यक्ति था। शेन यान्सी के पास ये स्थितियां नहीं थीं। यदि वह इसका अनुमान लगा सकती थी तो इस महिला का आईक्यू बहुत अधिक था। दूसरी तरफ अपने दांत पीसने और अपने घावों का इलाज करने के बाद फैंग हुआन ने अस्पताल छोड़ दिया। जब वह चला गया तो उसने अंदर की सभी सूजनरोधी दवाएं, शराब, पट्टियां और इसी तरह की चीजें भी छीन ली। यहाँ तक कि उसने 70 या 80 के दशक की एक बुजुर्ग महिला के मेडिकल पैसे भी चुरा लिए जो उसे सड़क पर तब मिली जब वह अपने पोते की सर्जरी के लिए नकदी लेकर रास्ता पूछ रही थी। बेशक फैंग हुआन खुद को एक सज्जन व्यक्ति मानते थे और कभी भी बिना विवेक के कोई काम नहीं करते थे। कारण ये था कि बुढ़िया को शिष्टाचार बिल्कुल न आता था। दिशानिर्देश पूछते समय उसने सम्मानसूचक शब्दों का उपयोग नहीं किया और यहाँ तक कि उसे डिलीवरी राइडर की वर्दी पहने हुए देखकर उसने सीधे उसे डिलीवरी लड़का कहा। इसलिए फैंग हुआन ने उसे एक छोटा सा सबक सिखाने का फैसला किया ताकि इन अपमानजनक बूढ़े लोगों को पता चल सके कि शिष्टाचार क्या होते हैं। जब तक वह खुद यह नहीं सोचता कि यह पैसे की चोरी है तब तक ठीक था। जहां तक ये सवाल है कि क्या एक बार में इतने सारे पैसे चुराने से परेशानी होगी अगर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, तो फैंग हुआन को अब इस बारे में चिंता नहीं हो सकती थी।
मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप साधनों का उपयोग करके शुरुआती चरणों में संसाधनों को जमा करने की कोशिश करना उनका विचार था जब उनका अभी पुनर्जन्म हुआ था। अब चेनिये ने वह रास्ता बहुत पहले ही काट दिया था। यदि वह चोरी नहीं करता तो उसके पास भोजन के लिए भी पैसे नहीं होते। चेन परिवार से बदला लेने की उसकी भव्य योजना की तो बात ही छोड़ दें। फैंग जुबान को यह नहीं पता था कि पैसे चुराने के कुछ ही समय बाद जब बूढ़ी औरत घाटे में थी क्योंकि उसने अपना पैसा खो दिया था, वह एक सूट में एक भयंकर दिखने वाले आदमी से मिली जिसने दावा किया था कि उसे पैसे मिल गए हैं और खोया हुआ पैसा तुरंत उसके हाथों में वापस आ गया था। अभी प्राप्त धन का उपयोग करके उसने एक नई पोशाक पहनी और एक साधारण वेश धारण किया। फिर फैंग हुआन ने एक रेस्तरां खोजा और एक बड़ा भोजन किया। फिर वह ताकतवर लोगों के साथ सेना में शामिल होने की अपनी योजना को लागू करने की तैयारी करते हुए निकल पड़ा। ये चेन ढूंढना, यदि कोई सुराग न हो तो विशाल तियानहाई शहर में किसी व्यक्ति को ढूंढना निसंदेह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरों के लिए फैंग हुआन के पास वास्तव में सुराग थे। सबसे पहले झाओ क्विंगा लाइन थी। चूंकि ये चेन झाओ क्विंगा की सहायक थी इसलिए वह निश्चित रूप से उसके माध्यम से ये चेन को ढूंढ सकता था। हालांकि झाओ क्विंगा के साथ फैंग हुआन का रिश्ता वर्तमान में औसत था और उसे शेन यान्सी जितना धोखा देना आसान नहीं था। इस संदेश का उपयोग करके कि प्रलय का दिन निकट आ रहा है, उसे कुछ जानकारी प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ये चेन से संपर्क करना आसान नहीं होगा। अच्छी खबर यह थी कि फैंग हुआन के पास एक से अधिक सुराग थे। लियांची वेटलैंड पार्क। टैक्सी से बाहर निकलकर और अपने सामने पार्क के गेट को देखते हुए फैंग हुआन की आंखों में उत्साह की एक किरण चमक उठी। पुनर्जन्म के बाद अल्पावधि में स्वप्न का फूल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। चूंकि वह स्थान जहां स्वप्न का फूल प्रकट होगा, स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। वह इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे कि इस पार्क में कौन सी परियोजनाएं हैं। वह जो परिवार के संपर्कों के माध्यम से ये भी जानता था कि ये चेन कुछ ही दिनों में पूरी जगह बुक कर लेगा। चूंकि ये चेन ने जगह पहले ही बुक कर ली थी इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी संपर्क जानकारी यहाँ छोड़ देंगे। फैंग हुआन के पास पहले से ही उसकी संपर्क जानकारी थी, लेकिन उसने इसे याद नहीं किया था। बाद में जैसे ही जो परिवार का पतन हुआ वह घबराकर भाग गया था और स्वाभाविक रूप से वह उन एकत्रित सामग्रियों को अपने साथ नहीं लाया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह बचा सकता है और इसे दोबारा प्राप्त कर सकता है। वैसे भी वह अब एक डाकू था। उसने एक बूढ़ी महिला के इलाज के लिए जीवन रक्षक धनराशि चुराने का साहस किया। एक घटिया पार्क में ग्राहक डेटा की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि उसके शरीर पर लगे घावों ने फैंग हुआन की गतिविधियों को प्रभावित किया। उसकी मजबूत काया जो एक अलौकिक क्षमता को जगाने वाली थी और उसके समृद्ध युद्ध अनुभव ने अभी भी उसे पार्क के कर्मचारियों से आसानी से बचने, प्रभारी व्यक्ति के कार्यालय में घुसने और जो वह चाहता था उसे आसानी से प्राप्त करने की अनुमति दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और जाने के लिए तैयार हुआ, उसने पाया कि सुरक्षा गार्ड की पोशाक पहने दो स्टाफ सदस्य पहले से ही बाहर खड़े थे। उन दोनों के हाथ में डंडे थे और एक बड़े जर्मन शेफर्ड का नेतृत्व भी कर रहा था। जैसे ही फैंग जुबान ने दरवाजा खोला, सुरक्षा गार्डों में से एक ने कहा, अच्छा लड़का, तुमने यहाँ चोरी करने के लिए आने की हिम्मत की। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, वे जल्द ही यहाँ आएंगे। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने और मेरे साथ स्टेशन आने की सलाह देता हूँ। फैंग हुआन, जो उन्हें मारने और चुप कराने के लिए विस्फोट करने ही वाला था, चौंक गया। उसने दरवाजा बंद कर रहे सुरक्षा गार्डों को देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा धीरे धीरे फीका पड़ गया और फिर वह मुड़ गया और पीछे की ओर भाग गया। कार्यालय दूसरी मंजिल पर था जो बहुत ऊंचा नहीं था और वहां कोई चोरी रोधी सलाखें नहीं थी। उसे बस धक्का देकर शीशा खोलना था और वह नीचे कूद सकता था। हम दौड़ना चाहते हो? 28 अध्याय 28 फैंग हुआन, मैदानों में गिरे एक बाघ को कुत्तों ने धमकाया है। फैंग शुआन आखिरकार अभी भी एक सामान्य व्यक्ति था। हालांकि उनकी सोच स्पष्ट थी, लेकिन चोटों के कारण उनकी हरकतें तेज नहीं थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपने पीछे सुरक्षा गार्डों की गुस्से भरी चीखें और उनके डंडों की सीटी की आवाज सुनी जो उसकी ओर घूम रहे थे। फैंग जुबान को पता था कि अगर वह जल्दी से बचना चाहता है तो वह इस झटके से बच नहीं सकता, इसलिए उसने तुरंत अपनी पीठ की मांसपेशियों को तनाव में डाल दिया और झटका लेने की तैयारी की। हालांकि धातु का डंडा ठीक फैंग हुआन के घायल कंधे पर लगा। अपने कंधे पर लगे घाव के फटने के असहनीय दर्द को महसूस करते हुए फैंग जुबान खिड़की की ओर दौड़ते हुए दर्द से चिल्लाया और नीचे कूदने के लिए जल्दी से खिड़की को धक्का दिया। जैसे ही वह खिड़की पर चढ़ा, दूसरे सुरक्षा गार्ड का डंडा भी उस पर पड़ा। वही जगह, वही नुस्खा। एक धीमी गड़गड़ाहट के बाद फैंग जुबान द्वारा चोरी के पैसे से खरीदे गए काले कपड़ों पर तुरंत एक बड़ा अंधेरा क्षेत्र दिखाई दिया। ऐसा घाव के फटने के बाद बड़ी मात्रा में खून निकलने के कारण हुआ। इस झटके से फैंग हुआन सुना हो गया और वह लड़खड़ाकर खिड़की से नीचे गिर गया। उतरने पर उसने अपने ढकने से एक झटके की आवाज सुनी, लेकिन वह भी इसकी परवाह नहीं कर सकता था, इसलिए वह लंगड़ाते हुए बाहर निकल गया। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। इससे पहले कि वह 2 कदम चलता, उसे पीछे से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि 2 सुरक्षा गार्डों ने अपने पकड़े हुए बड़े कुत्तों को छोड़ दिया था। फैंग हुआन भयभीत था। उसने 2 खूंखार कुत्तों को डराने की कोशिश करते हुए लापरवाही से एक पत्थर उठा लिया। उनके अनुभव के मुताबिक ये तरकीब आम कुत्तों के खिलाफ कारगर थी, लेकिन ये दोनों जर्मन चरवाहे स्पष्ट रूप से पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे और उसकी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसे। उड़ते हुए पत्थर से बचने के बाद वे दोनों तरफ से उस पर झपटे। फैंग हुआन के पास उन्हें रोकने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल दोनों बाहों से मांस फटने का असहनीय दर्द एक साथ निकला। खूंखार कुत्तों द्वारा काटे जाने की पीड़ा को सहन करते हुए फैंग हुआन ने एक कुत्ते को फेंक दिया, फिर अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके जर्मन चरवाहे के सिर पर मुक्का मारा और उसके बाएं हाथ को काट दिया। जर्मन चरवाहे ने फुसफुसाते हुए कहा और तुरंत जाने दिया। फैंग हुआन अचानक घुमा। उसका दाहिना हाथ एक जहरीले सांप की तरह उस खतरनाक कुत्ते को पकड़ने के लिए निकला जो फेंके जाने के बाद वापस आ गया था। फिर उसने कुत्ते की नाक पर मुक्का मार दिया। दूसरा कुत्ता भी उसकी चपेट में आने से घबराकर भाग गया। फैंग हुआन के पास बदला लेने के लिए उनका पीछा करने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपने घायल शरीर को खींचा और तेज गति से लंगड़ाते हुए चला गया। वह एक ही सांस में कई किलोमीटर तक दौड़ा और अंत में राहत की सांस लेने से पहले पास के एक शांत अंडरपास तक दौड़ता रहा। तभी उन्हें अपनी चोटों की जांच करने का समय मिला। उनके कंधे का घाव खुल गया था और उनकी चोटें काफी गंभीर हो गई थी। उसी समय उसके दाहिने पैर ने सभी संवेदना खो दी थी। उसने देखने के लिए अपनी पैर की टांगें ऊपर उठाई और उसका टखना मूली की तरह सूज गया था। हड्डी को छूने के लिए एक संक्षिप्त स्पर्श के बाद फैंग हुआन को लगा कि शायद उसकी हड्डी टूट गई है। इसके अलावा उसके दोनों हाथों पर काटने के घाव भी काफी गंभीर थे। ये दोनों कुत्ते स्पष्ट रूप से पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे। काटने के बाद उन्होंने अपना सिर बेतहाशा हिलाया जैसे कोई मगरमच्छ मौत की भूमिका निभा रहा हो। उसके बाएं हाथ पर अलग अलग घावों की 2 पंक्तियां थीं और उसका दाहिना हाथ और भी बदतर था। मांस का एक हथेली के आकार का टुकड़ा काट दिया गया था जिससे वह खूनी हो गया था। निचले इलाकों में फंसे एक बाघ को कुत्ते परेशान करते हैं। फैंग हुआन ने मन ही मन शाप दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक गंदे पार्क में वास्तव में सुरक्षा गार्ड होंगे और सुरक्षा गार्डों के पास खूंखार कुत्ते होंगे। यह हास्यास्पद है, लानत है। वैसे भी अंदर कुछ भी मूल्यवान नहीं है। क्या यह वास्तव में आवश्यक था? गाली देते हुए उसने अपनी जेब से वह छुरी निकाली जो उसने पहले अपने घावों के इलाज के लिए निकाली थी। हाँ, वास्तव में उसके पास एक हथियार था। उसे इस बात का भी पूरा भरोसा था कि वह उन दोनों सुरक्षा गार्डों को पहले भी मार सकता था। लेकिन ये सुनने के बाद कि सुरक्षा गार्डों ने पहले ही पुलिस बुला ली है, उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। चोरी तो मामूली बात है, भले ही उसने हजारों युवान की चोरी की हो, इसे केवल मामूली माना जाएगा। इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए इतनी बड़ी कोशिश नहीं करेगी। जब तक वह इसे कुछ दिनों तक खींच सकता था, एक बार प्रलय का दिन आने पर सब कुछ स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी को मारना अलग बात थी। यह एक हत्या का मामला होगा।
तब उसे निश्चित रूप से तियानहाई पुलिस द्वारा चौतरफा तलाशी का सामना करना पड़ेगा। ये वास्तव में एक गतिरोध होगा जहां भागने की कोई जगह नहीं होगी। फेंग जुआन ने तेज छुरी पकड़ रखी थी, अपने हाथों पर जटिल काटने के घावों का इलाज कर रहा था, दवा लगाने और उन्हें सिलने से पहले बस कुछ नेक्रोटिक मांस को काट देना चाहता था। लेकिन एड्रेनालाइन की भीड़ के बाद उसके हाथ अनियंत्रित रूप से काम रहे थे। उसका इरादा मृत मांस को काटने का था, लेकिन उसके कांपते हाथों ने काफी हद तक स्वस्थ ऊतक को भी काट दिया। मुख्य बात यह थी कि इस बार भी कोई संवेदनाहारी दवा नहीं थी। जो चिकित्सा उपचार माना जाता था वह वास्तव में शुद्ध यातना थी। युवा मास्टर फेंग हुआन वास्तव में लियानिची वेटलैंड पार्क गए और वास्तव में ये चेन से संबंधित ग्राहक जानकारी चुरा ली। किंगजू ने नीचे से भेजी गई जानकारी को देखते हुए कहा, आपके निर्देशों के अनुसार हमारे लोग पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहे थे। फेंग हुआन के पुराने घाव ठीक नहीं हुए थे और अब उन्होंने नए घाव जोड़ दिए हैं। उनकी चोटों के बढ़ने के साथ चिप द्वारा प्रेषित डेटा से पता चलता है कि उनकी शारीरिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। हालांकि संदेह है कि वह अपनी अलौकिक क्षमता को जागृत करने के कगार पर है और उसकी शारीरिक फिटनेस उत्कृष्ट है, इसलिए उसे इसे नहीं मानना चाहिए। ये सुनकर चेन ये ने उदासीनता से सिर हिलाया, फिर सिस्टम पैनल पर नजर डाली। डिंग, कार्य प्रगति अपडेट की गई। फेंग हुआन के आक्रोश मूल्य के जोड़ 1000 अंक प्राप्त करने पर बधाई। वर्तमान असंतोष मूल्य 10,450 अंक है। मार सफलता दर 94.5%। पिछली बार जोहो परिवार में जब उसने किंजुए को फेंग हुआन को गोली मारने और मारने का प्रयास किया था और असफल रहा, तो सफलता दर थोड़ी कम हो गई, लेकिन नाराजगी का मूल्य नहीं गिरा। उस घटना के बाद फेंग हुआन को मारने के लिए उन्हें 100% तक पहुंचने के लिए हत्या की सफलता दर के लिए 11,000 आक्रोश मूल्य एकत्र करने की आवश्यकता थी। लेकिन सौभाग्य से उस समय आक्रोश मूल्य में 3,000 अंक की वृद्धि हुई, जिससे आक्रोश मूल्य 6,300 अंक हो गया और हत्या की संभावना 53% थी।